नमस्ते एवरीवन और गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारे वर्चुअल हग से आप सभी का स्वागत है ओएसिस परिवार में और स्पेशली O2 सेशंस में। O2 सेशंस माने ओएसिस ऑनलाइन सेशन। पिछले 7 हफ्ते से 6 हफ्ते से हमने लगातार रोज ऑनलाइन सेशंस किए हैं और ऑनलाइन सेशन से हमने एक दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, इसीलिए O2 सेशन। और स्पेशली आज का जो सेशन जो हमको डबल ट्रिपल धमाके से ऑक्सीजन देता है, जो सेशन है पावर ऑफ वन। पावर ऑफ वन मतलब जिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने सपनों की राह पे चल के समाज के लिए एक इन्फ्लुएंसिंग लीडर साबित हुए हैं, समाज के लिए एक ऐसी सोच प्रस्थापित की है, ऐसे चेंज लीडर बने हैं जो हमको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो पावर ऑफ फन, योर ड्रीम्स मैटर इफ यू डेयर टू लिव। तो हमको हर संडे से अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने का मौका मिलता है। तो आज के जो मेहमान है स्पेशली हम सब उनको जानते हैं, तो कौन है और कैसे उनकी लाइफ जर्नी हम सुनने वाले हैं, उसके लिए मैं ओएसिस परिवार के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर मेहुल भाई और ओएसिस परिवार के बहुत ही पुराने और खास बॉम्बे से जो सदस्य है हमारे तरुबेन, जो मेघानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको मैं दोनों परिवार के सदस्यों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि वो आगे इस सेशन को लीड करे और हमें बताए कि आज कौन आने वाला है और हमको आज क्या मिलने वाला है। थैंक यू। थैंक यू हरदी। एंड जैसे हरदी ने बताया मित्रों कि पावर ऑफ वन ये ऐसा सेशन है जहाँ पे हम ऐसी शख्सियत से मिलते हैं एवरी वीक कि जिन्होंने एक सोसाइटी में और एक समाज के लिए एक ऐसा मकाम हासिल किया है जिनके तरफ लोग ऐसे देखते हैं कि ये लीडर है जो अपने फील्ड में कुछ ऐसे मकाम पे अभी आज खड़े होते हैं जिनको देख के नई जनरेशन और हमारी जनरेशन भी इंस्पिरेशन लेती रहती है। तो ऐसे ही डॉक्टर टीएस जोशी को मैं हार्टीली वेलकम करता हूं अपने ओएसिस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी आर वेरी honored to have you this afternoon with everybody. Thank you. yes. तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोशी सर क्यों यहाँ पे है एक्चुअली, पावर ऑफ वन में कहाँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। वैसे मैं समझता हूँ कि जो काम उन्होंने किया है इन लास्ट 37 ईयर्स में, वो सब काम करने के लिए शायद किसी कॉमन पर्सन को 60-70 ईयर्स लग जाए, इतना सारा काम उन्होंने किया है। जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने पहली बार आपकी जो काम का लिस्ट वगैरह देखा था तो मुझे लगा क्या काम किया है आपने। और वो एक जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई थी एक प्राइमरी टीचर बनने के बाद जो भी मकाम स्लोली आपने अटेंड किए और आज कुछ सालों से आप गुजरात सेंटर फॉर एजुकेशन, आई वुड से GCERT, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनके गुजरात काउंसिल फॉर एजुकेशन, काउंसिल फॉर, उनके आप डायरेक्टर हैं। और उससे पहले आपने जो भी काम किए हैं और आज भी जो कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि इसके साथ साथ ये एक पोस्ट है जो वो संभालते थे, उसके साथ साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो भी, जैसे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के वो स्पेशल डायरेक्टर है, ट्रेनिंग थ्रू इंटरैक्टिव टेलीविजन के जो इनोवेशन आपने किया है वो बढ़िया काम हो रहा है, जिसके आप आई वुड से इनोवेटर है और अच्छा सा काम कर रहे हैं। आप कुछ 15 कमिटीज में मेंबर हैं और जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आपने शुरुआत की है, जिसकी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसमें एक अभिनवशाला है, मोबाइल स्कूल है और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं। आपने यूके और फिनलैंड जाके इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन के बारे में
डिटेल में स्टडी किया है। बेसिकली एक रिसर्च क्या आपका जो फोर्टे रहा है, तो उनमें आपने बहुत कुछ काम किया है। साथ में आपने प्राइमरी सेक्शन की टेक्स्ट बुक के को ऑथरिंग का काम भी बहुत अच्छे से किया है। आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे हैं, और जिसमें ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग का, जिसके बारे में हम सुनना चाहेंगे भी इस डायलॉग के थ्रू। और एक स्पेशल आर्टिकल आपने लिखा था जब धरतीकंप आया था, यानी अर्थक्वेक आया था कच्छ में, धरतीकंप थी हृदयकंप सुधी। सो मेहुल भाई, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। या जब उन्होंने कच्छ में जब जो धरतीकंप आया था, तब जीसीईआरटी के जोशी साहब ने और उनकी टीम ने जो काम किया था, तो वो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हुआ है। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, जब ऐसी कोई कैलेमिटी होती है तो बड़ों के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे आती है, उनके लिए काउंसलिंग दिस दैट सब होता है। मगर मुझे लगता है बच्चों को ध्यान में रख के इन्होंने जो स्कूल इमीडिएट स्टार्ट करवा दी, उनके लिए ज्यादा बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू करवा दी, वो समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल थिंग पहली बार हुआ था जोशी साहब, मुझे लगता है। श्योर। और लास्ट में जो एक बात मुझे बतानी थी कि बेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो उनको नरेंद्र मोदी जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे तब उनके हाथों ये अवार्ड भी मिला था। सो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने काम के दायरे में कभी नहीं रहते, वो काम के दायरे से बहुत आगे निकल जाते हैं और सोसाइटी में एक मिशनरी की तरह से ये अपनी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है उसको भी नहीं देखते और एक मिशनरी ज़ील से अपने काम को परस्यू करते हैं। ऐसे डॉक्टर टीएस जोशी को मैं हार्टिली इनवाइट करता हूं और आज उनके साथ एक हार्टिली डायलॉग हो, ऐसा मैं मेरा प्रयत्न रहेगा। और इतने सारे लोग साथ में जुड़े हैं, तो लेट अस बिगिन द जर्नी। सर, मैं आपकी बचपन की जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं सर। जी। ओके, सो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो कैरेक्टर डेवलप होता है, एक जो शख्सियत बनती है, उसके पीछे बहुत सारा ऐसा इंटरनल वर्क हुआ होता है जिसको हमारे साथ जुड़े यंगस्टर बहुत ईगरली जानना चाहते हैं। सो आई थिंक मैं समझता हूं कि वो बचपन से ही कुछ ना कुछ चालू होता है। तो हम आपकी स्टोरीज सुनना चाहेंगे कि बचपन में ऐसे कैसे कैसे इंसिडेंसेस हुए या स्टोरीज हुई जिनका आपकी पूरी लाइफ के ऊपर एक बहुत सारा प्रभाव रहा। ऐसी कुछ स्टोरीज आप हमको सुनाइए प्लीज। सबसे पहले ओएसिस परिवार के सब सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे कुछ पढ़ के नहीं जाना है, कुछ रिकॉल करके नहीं जाना है। पूरा रिकॉल तो आप लोगों ने करवा दिया। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप ही बोलते जाओ तो मैं सुनता जाऊँ, क्या मेरी स्टोरी है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे तारूबेन ने भी याद करवाया अर्थक्वेक के इंसिडेंट, मेहुल भाई ने जो बताया कि कोई आपका जो घड़तर होता है उसमें बहुत सारे इंसिडेंट का अहम भूमिका रहती है। बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन बहुत सहज तरीके से मेरा घड़तर हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी एक टीचर थे। तो मैं एक शिक्षक के घर में ही पैदा हुआ और पूरा एटमॉस्फियर ऐसा मिला कि कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ लिखना, और घर में से ही वैल्यू जनरेट होने का ऐसा इंसिडेंट बनता गया। एक बहुत एक्सट्रीम इंसिडेंट है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो घर था मेरा, वो बिल्कुल देसी गाँव में जो मिट्टी का नलिया बोलते हैं, इसी मकान का एक बड़ा सा रूम था, एक लॉबी थी। तो इतना इस मकान में हम सब रहते थे, हम 5 भाई बहन थे। तो घर में एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से छत से सांप गिरा। पिताजी स्कूल में थे, तो मेरी माताजी ने उस पर कुछ करंडिया डाल दिया, उस पर कुछ खांडनी बांडनी वो जो बाहर रख दिया ताकि सांप बाहर ना निकल पाए। बाहर निकलना है।
तो हम दोनों भाई बहन दौड़ के स्कूल पे गया। पिताजी स्कूल में थे और बताया कि घर में सांप निकला है। तो पिताजी ने सब सुन लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऊपर से गिरा, बताया ऐसे किया, करंडिया डाल दिया है। तो बोले अब वहाँ ही रहेगा सांप, आप भी यहाँ बैठ जाओ। तो हमको भी घर पर नहीं जाने दिया। उनका शिफ्ट जब ख़त्म हुआ तब तक हमको स्कूल में ही रखा। बाद में वो गांव में गए और गांव में जाके कुछ लोगों को साथ में लेके आया और सांप पकड़ के ले गए। लेकिन हम देखते थे कि कभी स्कूल में 1 मिनट भी लेट नहीं होते थे। उसकी स्कूल 7:15 की होती थी, 7 बजे स्कूल में पहुंच जाते थे। रिसेस टाइम में कोई ऐसा व्यसन नहीं था कि चाय पीने के लिए घर आना, ऐसा करना वैसा करना। रिसेस में ग्राउंड में ऐसी जगह पर बैठता था कि स्कूल का हर क्लासरूम उसको दिखाई दे, बंद करवा के डोर वो बैठते थे, क्योंकि इस जमाना था स्लेट पेन का। तो बच्चे रिसेस में जो तूफान करते हैं तो किसी की स्लेट को नुकसान पहुंचा देते हैं, ऐसी कंप्लेन बार बार आती है स्कूलों में। तो रिसेस के टाइम कोई बच्चा अपने क्लास में ना जाए, कुछ किसी का नुकसान ना पहुंचाए, और ग्राउंड में बैठे थे तो बच्चे ग्राउंड में ठीक से खेल पाए, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना कर दे। तो बस उनका वो नियमित जीवन ही इतना इतना था, उनकी रेगुलरिटी, उनका उनकी इतनी निष्ठा थी, कभी स्कूल से उसकी पूरी जिंदगी में कभी छुट्टी नहीं ली थी। उनकी 38 साल की नौकरी में 43 CL उसकी शादी हुई होगी, मेरी दादी जी का मरण प्रसंग, वो सब मिला के, सगा स्नेही संबंधी सबको मिला के 43 CL में उसने पूरी जिंदगी की। क्या अर्न लीव है, क्या मेडिकल लीव है, कभी नहीं। और नौकरी के बाद भी उसने पूरा गांव की 3 पीढ़ी को बैठाया एक ही गांव में। तो आज भी हम जब इस गांव में जाते हैं तो लोग बहुत आदर करते हैं। वो आदर मेरे लिए नहीं है, वो आदर मेरे पिताजी के लिए कारण से है। तो वही ऐसा ही वो सब पढ़ते थे। हर स्कूल में जो मैगजीन आते थे, इस जमाने में वो सर्कुलेटर लाइब्रेरी थी। एक बैग में बुक लेके लाइब्रेरियन आता था, 1 महीने में 1 दिन पुरानी वाली बैग ले जाता था, नई वाली बैग रख जाता था। तो पिताजी जितनी भी बुक पढ़ते थे मैं भी उसमें से कुछ लेके पढ़ता था और उनके साथ कंपटीशन किया करता था कि उनसे पहले मैं भी अपनी बुक ख़त्म कर दूं। तो वो सब वैल्यूज़, वो सब आदत, वैल्यू के बड़ा वर्ड है लेकिन वो सब आदत घर में से ही बनी हुई है। आज भी घर में कोई प्रसंग है, भाई के वहाँ है, बहन के वहाँ है, लेकिन ऑफिस का काम है तो कोई रोकता नहीं है, कोई ऐसा लगाता नहीं है कि यार आज याद आए हैं तो वो कर लो, आए तो शांति से रहो, ऑफिस का काम छोड़ दो, नहीं 2 दिन रुक जाओ। ऐसी बात मेरे फैमिली में, मेरा छोटा भाई भी लेक्चरर है कॉलेज में, तो वो भी कभी छुट्टी, इतने वर्कहोलिक है, क्योंकि कभी वो भी, उनके पास भी छुट्टी है, वो भी कभी छुट्टी नहीं लेता। मेरे पास, मेरे घर पे वेकेशन में आते हैं, लेकिन चालू कॉलेज में कभी आया है तो 3-4 दिन रुका, ऐसा कोई घटना मेरे फैमिली में नहीं बनती। हम मिलते रेगुलर है, लगातार मिलते, लेकिन काम जो जहाँ से सैलरी मिलती है, जहाँ से हमारा घर का जीवन का भरण पोषण पूरा होता है, वहाँ पूरी निष्ठा से करना वही इनबिल्ट शायद है, ऐसा लगता है। क्या क्या बढ़िया हाँ बात बताई आपने। यस यस प्लीज। जी, एक ऐसी भी आदत थी जो हमारे परिवार में सब मुझे टीज किया करते थे, क्योंकि मैं कभी नीचे नहीं बैठता। मैं, चेयर तो नहीं रहती थी इस जमाने में घर पे, लेकिन खटिया है उस पर बैठता था। गद्दा रखने के लिए गुजराती, शुद्ध गुजराती में कहूँ तो डामचिया था, तो डामचिया पर बैठ के मैं बैठा करता था, लेकिन मुझे नीचे बैठना पसंद नहीं था। जी यस। सो एक तो आपके पिताजी का आपके ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है, जो जी मैं समझता हूँ। और उन्होंने जो अपने लाइफ की और से, यानी आपके रोल मॉडल बन के आपको जो सिखाया है, वो आपके फैमिली में आपके और आपके भाई, और मैं समझता हूँ कि पूरी फैमिली में वो धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। पर आपने जो बात बताई कि जहाँ से हमको अपनी सैलरी मिलती है, उसकी प्रति अपनी निष्ठा रखना, वो कितना एक
वैसे आप हम समझते हैं कि वो हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ये करना है, पर वो नहीं होता है, तब जाके हमको लगता है कि वो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है कि एक इंसान को दूसरे कई ऐसे इंसानों से अलग कर देती है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये बताया। तो मुझे ये भी जानना था सर कि अपार्ट फ्रॉम योर फादर, आपके जैसे टीनेज की उम्र में ड्रीम्स होते हैं बहुत सारे कि मैं ये करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा, तो हु आर द अदर इन्फ्लुएंसर, और कौन लोग थे जिन्होंने आपके जीवन में बहुत आपको सिखाया, आपके रोल मॉडल बने, आपको आपके डेवलपमेंट में काफी मदद मिली उनसे, अपार्ट फ्रॉम योर फादर? और कौन लोग थे, और क्या चीजें थी, और क्या इंसिडेंट्स बने उनके साथ? जी, फादर के सिवा एक हमारा सेकेंडरी स्कूल में हमारा टीचर था, उनका नाम था सीपी भट्ट साहब, छोटू भाई भट्ट साहब, ओके। जो मुझे पढ़ाते नहीं थे। मैं 8-9 तक उनका पीरियड ही नहीं आता था हमारे, क्योंकि वो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाता था। लेकिन मेरा पिताजी को वो जानते थे और कभी कभी प्रॉक्सी पीरियड में आते थे, पर लेकिन वो जब भी मिलते थे तब वो उनका आदत था ऐसा, आइए जोशी साहब क्या हाल है, क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं 8वीं कक्षा का बच्चा का बहुत सीनियर टीचर साहब करके बुलाते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था, तो और लोग जो सुनते हैं, तो मैंने एक दफ़ा बोल दिया कि सर मैं कहाँ साहब हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो उसने एक बड़ा सा जवाब दिया कि क्या दादाजी ने कुछ गांव में खेत रखी है आपके लिए, क्या कोई दुकान बनवाई है? दादाजी मतलब मेरे पिताजी, तो वो लोग उनको दादाजी बोलते थे। तो मैंने कही ना, तो और क्या होना है? तो एक मोटिवेशन मेरे ख्याल से इस टीचर ने एक प्रश्न के स्वरूप में मुझे डाल दिया कि आपको जो कुछ बनना है तो कुछ बड़ा बनना है, कुछ काम करना है। मेरे पिताजी के पास उनकी सैलरी के सिवा और कोई चीज़ नहीं थी, मेरा खेत भी नहीं था और कुछ नहीं था। तो ऐसा एक जोरदार इनडायरेक्ट मोटिवेशन वो हर दिन जब जब मिलते थे, जब भी क्लास में रिसेस में क्रॉस होते थे, जब स्कूल में हम आते थे साथ हो जाते थे, छूटते थे, तो इस वक्त हर वक्त वो कभी उसने जोशी साहब के सिवा बोला ही नहीं। मैं जब 10th में था तो थोड़ा भटक गया था, जैसे टीनेजर सब, क्योंकि मेरा गांव से मैं चल के जाता था 4 किलोमीटर दूरी जो हाई स्कूल है वहाँ पर। तो वहाँ जाके थोड़ा फ्रीडम मिला, कोई बोलने वाला नहीं था, तो कभी कभी ऐसे घूमने जाते थे, वैसे घूमते थे और लड़कों के साथ कहीं बाहर जाते थे। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ तो मैथ्स में मेरा 51 ही मार्क्स आया, और मैथ्स सिखा रहे थे वो छोटू भाई साहब ही। तो उसने बोला, पेपर तो सबको दे दिया, बाद में बोला कि भाई जोशी साहब दादा को बताऊं क्यों ऐसा हुआ? बस एक दफ़ा इतना ही डाटा है सिर्फ, वो भी इतनी माइल्ड लैंग्वेज में, लेकिन मुझे बहुत लगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा 82 मार्क्स आया। तो यदि छोटू भाई नहीं होते तो हम आज वो नहीं होते। आज भी आपको उनको याद करके आपकी आंखें नम हो जाती है, तो हम समझ सकते हैं सर कि क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर उनका। जी जी। और शायद हम तो यही समझते हैं कि फैमिली में आपके फादर टीचर थे और जी, इतने अच्छे शिक्षक मिले, तो टीचर बनने का ख्वाब वहीं से हुआ होगा, या क्या बहुत आपके अच्छी अदर कोई बात की ड्रीम्स आपने। थे? कोई टीचर, अदर? यस। मैं टीचर तो शायद 5वीं कक्षा से टीचर बन गया था। मेरा जो टीचर था 5वीं कक्षा में, उन्होंने बोला था कि मैथ्स तो आपको ही पढ़ाना है। तो वो ओके। जब मैथ्स लेते थे आफ्टर रिसेस वो कहीं चले जाते थे, और मैथ्स पूरा 1 घंटा तक मैं पढ़ाया करता था 5वीं में। तो मैं टीचर तो था, लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात वही थी कि मेरे फादर ने जो डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस ज़माने में पीटीसी बोला करते थे। पहले जॉब मिल जाती थी, बाद में ट्रेन होने के लिए कोई न कोई ट्रेनिंग कॉलेज में जाते थे। तो मेरे पिताजी ने 51-52 में त्रापज अध्यापन मंदिर जो भावनगर के नज़दीक है, महाराजा साहब का एक बड़ा सा पैलेस है, उसमें वो ट्रेनिंग कॉलेज शुरू हुई थी। तो ट्रेनिंग कॉलेज में जहाँ वो ट्रेन होने के लिए गया, ट्रेनिंग लेने के लिए गया, तो वहाँ का एक उसका टीचर एडुकेटर के बारे में बहुत बताया करता था।
कि बहुत मैथ्स में परफेक्ट थे, वो ऐसे वैल्यू वाले आदमी थे। तो उनका नाम भी शायद मैं याद कर लूँ, दलसुख भाई करके, उनका डीएलएड में उनके टीचर थे, टीचर एजुकेटर थे। तो मुझे छोटे होता था तब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी टीचर तो बनना है, लेकिन टीचरों का टीचर भी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत उनसे पिताजी इम्प्रेस थे। तो मैंने जब मैं छोटा था तब से मेरा ख्वाब था कि मैं टीचर एजुकेटर बनूं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाऊं। तो वो इंसिडेंट, वो पिताजी की बात सुन के मुझे ऐसा लगा था। तो जोशी बहुत साहब, बढ़िया। जी मेहुल भाई कहना है? या जी डेफिनेटली। जी हाँ, तो जोशी साहब, आपने पिताजी के वैल्यूज खुद के तो लिए, फिर वो जिनको आदर करते थे उनके जैसा बनने का भी आपने सोचा। जी मगर आई बिलीव आपकी ये जर्नी जो हम देखते हैं, एज अ फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टीचर टू एक GCERT के डायरेक्टर, और वो भी इतने सालों से, और वहां रह के भी आप और भी कितनी सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। जी तो जी मतलब बिल्कुल। यू हैव सरपास्ड आपके पिताजी की जो जो जिनको वो प्रेस करते थे, उनके उनसे भी सरपास करके आप आगे बढ़े हैं। तो इतनी लंबी जर्नी में बहुत सारे मजेदार इंसिडेंट्स भी बहुत होंगे, मतलब मैनी मैनी हैप्पी मोमेंट्स, मैनी मैनी, जैसे बोलते हैं ना, जो डिप्रेस करने वाली कोई मोमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे। तो आपने जो अभी तक सोशल मीडिया में कहीं भी कुछ नहीं बोला हो या नहीं शेयर किया हो, ऐसी कुछ बातें आज हमारे साथ आप शेयर करिए। हैप्पीएस्ट मोमेंट से चलते हैं पहले। अरे तो मैंने बताया कि मैंने टीचर एजुकेटर बनने का मेरा सपना बचपन से ही था ही। मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेटली 78 में चले गए, और मैं डाइट में लेक्चरर हुआ 95-96 में। तो टीचर एजुकेटर तो बन गया, लकीली वही कॉलेज में जो त्रापज अध्यापन था वही अपग्रेड होकर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भावनगर में बनी, वही इंस्टीट्यूशन में मेरा सद्भाग्य रहा। लेकिन 1.5 साल के बाद मैं प्रिंसिपल ऑफ डाइट सूरत की हैसियत से मेरा चयन हो गया। तो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी कि टीचर एजुकेटर तो है हूँ, लेकिन उनका भी प्रिंसिपल जो डिप्यूटी डायरेक्टर रैंक कहा जाती है। तो इस वक्त सबसे पहले पिताजी और बाद में छोटू भाई साहब को याद किया, और छोटू भाई साहब को मिलने के लिए सबसे पहले जो पहला संडे था उनको मिलने के लिए गए थे। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। मगर आप जब इतनी प्रगति करते हैं तो जी बहुत सारे और एलिमेंट्स भी होते हैं जी जी जिनको कुछ डिससेटिस्फेक्शन होता है, एंड दे माइट ट्राई टू थ्वाट योर जर्नी। ऐसे कुछ अनुभव हुए थे आपको? मैं बताऊं कि मैं टीचर एजुकेटर बना तब से एक बड़ा एक लीडर, एकेडमिक लीडर का मुझे एक निश्रा मिली, एक सानिध्य मिला। अच्छा। वो है डॉक्टर नलिन भाई पंडित। आज भी रिटायर्ड है, फिर भी आज भी इतने इंस्पिरेशन देता है काम के लिए। तो उनके साथ बहुत काम किया, अर्थक्वेक में काम किया। अर्थक्वेक का जो आपने बताया, तो वो पंडित साहब की लीडरशिप में हम गए थे, उनके पास से बहुत सारा सीखा है हमने कि कैसे बिहेव करना है, कैसे लीड, इस परिस्थिति में कैसे लीड करना है, क्या करेंगे, अपना साधन शुद्ध रख के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो सब वैल्यूज़ हमने डॉक्टर नलिन पंडित साहब से मिली है। तो उनके साथ बहुत काम किया। और गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि एक स्टैंप लग जाता है व्यक्ति के कपाल पे कि वो तो इनका आदमी है। तो जब वो रिटायर्ड हो गए तो इस वक्त थोड़ा ज़्यादा बेयर करने का मुझे रहा लोगों का। इस बाद में जो लीडरशिप आई तो थोड़ा इग्नोरेंस भी रहा इन लोगों का। लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि इस वक्त गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी के एजुकेशन एडवाइज़र की हैसियत से एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरात में आई। वो थी प्रोफेसर किरीट भाई जोशी, जो पौंडीचेरी आश्रम के माताजी के सेक्रेटरी थे। बाद में दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के एडवाइज़र रहे।
मोरारजी देसाई जी के एडवाइज़र रहे, राजीव गांधी का भी एडवाइज़र रहा, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वीसी थे, यूनेस्को की पीस कमेटी के चेयरमैन थे। तो वो गुजरात में आए। इस वक्त मेरा डाइट और मेरा काम, और कोई काम नहीं था और कोई प्रोजेक्ट नहीं था मेरे पास। वो लोग ऐसे कोई इन्वॉल्व नहीं करते थे शुरू में, बाद में तो बहुत किया, उनके साथ भी अच्छा रहा। लेकिन इस वक्त जो किरीट भाई आए और किरीट भाई के साथ मिलने का, मैं ऑफिशियल काम से और लोगों को हेल्प करने के लिए 2-3 बार मुझे उनके पास ले गया। मान लो एसएसए है तो एसएसए का स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, तो एसएसए के काम के बारे बताना था। तो उसने बोला कि यदि कोई मुझे पेडागोजी का क्वेश्चन पूछेगा किरीट भाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मेरे साथ कोई लोगों को भेजोगे जो पेडागोजी गुजरात की अच्छी से तरह क्या चल रहा है वो बताए। तो मुझे हेल्पर की हैसियत से ले गया। दूसरे दिन और प्रेजेंटेशन था टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो वो भी ले गया। तो किरीट भाई ने दूसरे दिन बोला कि जोशी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कब फ्री रहते हैं? 6-10 के बाद। तो 6-10 के बाद आप जब भी आप चाहे तब यहाँ आया करो, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके पास से जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, जो दुनिया भर की बात सुनने का, दुनिया भर से लोग मिलने के लिए आते थे, उनके साथ वार्तालाप, उनकी दोस्ती, और एक नया चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी का उसने एक्ट बनाया, उनका करिकुलम बनाया। इस सब कमिटी में उनके साथ हर दिन मिलना था, हर दिन काम करना था, बहुत बड़ा एक्सपोजर। मान लो कि यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट होता था, मैं फुल्ली इन्वॉल्व जीसीआरटी में होता था, तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता था कि मैं उनके पास बार बार जा सकूं। तो शुरू में जैसे एक और निग्लिजेंसी हुई, उपेक्षा हुई, तो दूसरी ओर ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा द्वार खोल दिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। तो बहुत तो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का, तो उसके बारे में आई थिंक डेफिनेटली वी यंगस्टर्स को जानना बहुत, वी वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। दुनिया भर में एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों के बारे में सोचने हैं, उनको बच्चे के बारे में काम करना है, तो उसका जो विजन डेवलप किया वो किरीट भाई ने। थॉट तो दिया था ऑनरेबल देन सीएम नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन पूरा डेवलप किया है किरीट भाई ने। तो वो पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका पूरा परिचय और इस वक्त पार्टिसिपेट करने का बहुत बड़ा मौका मिला मुझे। वेरी गुड। और ये नवतर प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं? जी जी। तो उसके बारे में बताइए कुछ। नवतर इनोवेटिव टीचर्स के लिए है। मैं तो गुजरात की ऐसी भूमि रही जहां बहुत सारे इनोवेशन हर एरिया में मिलते हैं। गुजरात में गांधी जी या सरदार जी के हिसाब से यहाँ की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट देख लो, गांधी जी ने तो अनेकविध इनोवेशन किया ही है। तो गुजरात में बहुत हमको सफलता मिलती है, और गुजरात के टीचर भी इतने रिसेप्टिव है। मुझे उनको वो आपके सामने बताना चाहिए कि गुजरात के टीचर जो है तो इतने अच्छे टीचर, इतने रिसेप्टिवनेस बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। तो मैं जब टीचर एजुकेटर बना डाइट में 95 में, तब वहाँ एक घटना घटी हुई थी कि जो गुजरात के जो अच्छे टीचर थे, जो कुछ हटके अपनी स्कूल के बारे में सोचते थे, अपनी स्कूल का पूरा एनरोलमेंट हो, पूरा रिटेंशन हो। इस जमाने में तो रिटेंशन एनरोलमेंट ही बात थी, क्वालिटी तो बात की बात थी। तो ऐसे टीचर थे जिसने अपने पैसों से कहाँ से पैसा लाके स्कूल बनाई और बच्चों के लिए रिटेंशन करवाया, बच्चों स्कूल में टिके उसके लिए प्रयत्न किया। अजीत सिंह सोलंकी वल्लभीपुर में है, तो वो एक राजपूत टीचर है। तो उनकी स्कूल में, ये छोटे से गांव में काम करता था, तो वहाँ गांव के लोगों, गांव के जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट नहीं करते थे। स्कूल की जो लॉबी है वहाँ आके तूफान करते थे, वहाँ गाय भैंसे चराया करते थे, तो डिस्टर्ब किया करता था। उसने बताया कि भाई यहाँ स्कूल है, यहाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग माने नहीं। वो बोले आप भी हमारे जैसे ही है, आप कल से पढ़ लिया तो क्या हो गया, वो तो हम सालों से यहाँ बैठते हैं। लेकिन उसको एक रास्ता मिला मोरारी बापू से। उसने सबसे बड़ा पहला इनोवेशन मेरी लाइफ में मैंने सुना है, इसलिए बार बार मैं बताता। तो इस जमाने में मोरारी बापू की ऑडियो कैसेट मिला करती थी पूरी राम कथा की। तो उसने शुरू किया स्कूल की लॉबी में
5:30 बजे जब स्कूल छूट जाती थी तो स्कूल की लॉबी में हर दिन वो घर से टेप रिकॉर्डर लाते थे, वो भगवान का फोटा और मुरारी बापू का फोटे चेयर पर रखते, वो ऑडियो कैसेट हर दिन एक कैसेट सुनाता था। तो लोग आते गए और वहाँ रोज आरती होने लगी, लोग पैसा डालने लगा। तो वो तो राजपूत थे, पैसा तो ले नहीं सकता था, तो इसने एक फंड जनरेट किया और फंड जनरेट करके उन्होंने स्कूल की वॉल बनाई और पक्का दरवाजा बनाए ताकि गांव के और लोग जो परेशान करने के लिए आ जाते थे चालू स्कूल में, वो आना बंद हो गया। लेकिन उसकी श्रद्धा मुरारी बाबू की और बहुत बढ़ती गई और वो इतना संवेदनशील था कि वल्लभीपुर जो है भावनगर के बगल में ही, वहाँ हाईवे है, तो वहाँ जो अदर पार्ट है जहाँ पर हम बोलते मफतपरा, तो छोटे मजदूर लोगों की कॉलोनी रहती थी, वहाँ से बच्चे रोड क्रॉस करके स्कूल में आते थे। तो एक ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची वहाँ ऑन द स्पॉट मर गई। तो अजीत सिंह 3 दिन तक स्कूल पर नहीं गया, उनकी स्कूल तो कहीं बगल के गांव में थी, वो साइकिल लेके जा रहा था, उसने वो इंसिडेंट देखा तो उसने लगा कि यहाँ स्कूल होनी चाहिए। लेकिन वो तो टीचर था, तो कैसे करे, उसने सोचा कि मैं मुरारी बाबू को बताऊं कि मुझे यहाँ स्कूल कर दे। आउट ऑफ वे उनका जो थिंकिंग था। तो बार बार मुरारी बापू जहाँ भी जाते थे वहाँ पीछे जाते थे, दर्शन करते थे, बैठते थे, लेकिन बोल नहीं सकता था कि मुझे स्कूल चाहिए। तो मुरारी बाबू ने एक दिन बताया, आप बार बार आते हैं, मिलते हैं, कुछ कहना है लेकिन आप बोलते नहीं हैं, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि स्कूल बनाना है। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है कि वल्लभीपुर की जो अदर साइड है रोड की, वहाँ स्कूल होनी चाहिए। तो वो तो सरकार करेगी, तो सरकार तो वहाँ कम नंबर्स के बच्चे हैं इसलिए नहीं करेगी सर, तो आप कुछ मुझे हेल्प कर दीजिए। तो मुरारी बापू ने एक चिट्ठी लिख दिया कि मदद कर शो जय श्री राम करके कोई सेठ को बोल दिया, वहाँ 4 रूम की एक स्कूल हुई। देखो, तो वो इनोवेशन इतना प्रभावी था मेरे मन में। तो इस वक्त मैं उनके पास से सुना करता था और भी टीचर ने क्या किया और कैसे काम करते हैं। तो एक बीज वहाँ से आरोपण हो गया था। तो मैं जब डाइट के लेक्चरर थे, प्रिंसिपल बने, और जब मैं एडिशनल डायरेक्टर के चार्ज में भी 12 में था, तो इस वक्त से हमने शुरू किया IIM अहमदाबाद के साथ, यूनिसेफ के साथ। तो पहले 85 वाला था ही, 95 वाला था। तो टीचर एज अ ट्रांसफॉर्मर ऐसा एक डॉक्यूमेंट था, मैंने सही से पढ़ा, और IIM के साथ फिर से हमने शुरू किया। जो भी टीचर अपने हटके कुछ काम करता है उसको वहाँ इकट्ठा करके उनका प्रेजेंटेशन करवाते हैं। और आज पूरे गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में हर वर्ष, कोविड टाइम में भी हमने ऑनलाइन करवाया है। जो टीचर अपने काम, जो पहले एनरोलमेंट रिटेंशन की बात किया करते थे, अब क्वालिटी की बात किया करते हैं। और इस कोविड में टीचर ने अपने गाड़ी पे कुछ टीवी लगाया है, कुछ ने स्ट्रीट स्कूल शुरू की है, कोई ने डोनेशन में टीवी रख के, कहीं माता जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ रखा दिया है, क्योंकि बच्चे 24 आवर्स वो बाइसेक्स से जो प्रसारण हो रहे हैं और दूरदर्शन के जरिए हम दिखा रहे हैं, वो पढ़ा सके। ऐसा टीचर का इनोवेशन फेयर ही बोलते थे पहले, तो फेस्टिवल ही बोलते थे, लेकिन अब शेयरिंग वर्कशॉप बोलते हैं। तो इतना टीचर को हर साल हम यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, बाद में स्टेट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो वही है नवतर हमारा। मेहुल भाई, आई थिंक यू Yes, ऑल्सो, आप भी बहुत सारे टीचर्स के साथ बहुत काम कर बढ़िया। रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको जोशी साहब के पास से और कुछ बहुत जानने को मिलेगा। वी शुड फाइंड आउट। राइट। एक्चुअली जोशी सर, आपने जो बात बताई ना कि इनोवेशन जो आपने किए, जब जब आपने काम किया तब आपने बहुत से इनोवेटिव स्टेप्स लिए। और कई बार हमने यहाँ काम करते यूथ से कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसमें एक सोच आपको मिलती है, उससे लिमिटेड ना हो जाओ। कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे आगे निकलो, कुछ इनोवेटिव करो, तभी जाके आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कुछ अचीव करने का एक संतोष मिलेगा आपको जी। सो आपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारा आपने ये प्रयोग किए हैं अपने लाइफ में, उनके बारे में अगर बताने जाए तो शायद 2 घंटे 4 घंटे कम पड़ जाएंगे।
पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर कि इतने सारे इनिशिएटिव तो लिए आपने, तो कभी कभी फेलियर्स भी मिलते हैं ना, क्योंकि यूथ कुछ ये बहुत तो करना चाहते हैं हर काम करने वालों को, काम करने वाले की मिस्टेक होती है, काम करने वालों की ही गलती मिस्टेक। होती है, लेकिन इस गलती से हम बहुत सीखते हैं। राइट, तो आपकी सबसे बड़ी गलतियां कौन सी थी, आप थोड़ा बताइए कि जैसे जिसमें से आप कैसे सीख के बाहर आए, कि ये वो तो भी एक पहलू है जिंदगी का, इसलिए मेरा फील्ड ट्रेनिंग का है। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हम बहुत किया करते थे पहले। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सूरत में तापी के तट पे एक मंदिर है, वाघेश्वर महादेव का मंदिर। तो वहाँ बहुत बढ़िया हॉल है और बिल्कुल तापी के किनारे पे है। तो हमने सोचा कि कोई स्कूल में करने की बजाय हम 200 टीचर की ट्रेनिंग हमने शुरू करनी थी हमको। तो ऐसे प्राकृतिक जगह पे जहाँ हमको 4 दिन रुकना था। तो हमने सोचा, बाजू में एक आश्रम शाला थी, तो हमने सोचा किसी जगह पे करें। हम सूरत में नए नए प्रिंसिपल बने थे, तो इस प्लेस देखने के लिए गए। तो हम जब गए तो वहाँ पहुँचने के बाद इतनी बारिश हुई कि हम पूरे देख ही नहीं पाए। हमने हॉल देखा और हमको वहाँ से जल्दी निकल गए। तो हमने लगा कि हॉल के हिसाब से तो ठीक है, बाकी ऊपर रूम्स है। तो हम ऐसे सर्वे करके निकल गए। लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू करनी थी, उनके अगली रात हम पहुँचे, सुबह सब टीचर आने वाले थे। तो हमने जाके देखा, तो हॉल तो देखा, रूम्स देखा, वो थोड़ा कम था। तो शायद सोचा कि जो टीचर लोग हैं उनको यहाँ हॉल में भी रखेंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग हमारे लिए वो हुआ कि वहाँ जो टॉयलेट फैसिलिटी थी वो 3 ही बाथरूम थे, 3 ही संडास बाथरूम थे। ऐसे बोले। तो हम तो घबरा गए, क्या करेंगे, इतने 200 लोग, 200 टीचर आएंगे, 15-20 हम टीचर एजुकेटर और रिसोर्स पर्सन आएंगे, तो सब लोगों के लिए सुबह सुबह में क्या करेंगे। तो एक दफ़ा तो विचार आया कि हम पोस्टपोन कर दें, लेकिन मैसेज भी कैसे इस ज़माने में पास करें। बात कर रहा हूँ 97-98 की। तो मोबाइल तो नहीं थे इस वक्त। तो हमने सोचा कि क्या करेंगे, तो हमने वो ऑल्टरनेटिव हम सोच रहे थे कि क्या करेंगे। तो लोकल टीचर जो मदद में आएंगे, उसने बोला कि कुछ नहीं होगा सर, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप सोचना बंद कर दो, वो हम कर लेंगे। और मुझे तो पूरी रात वही हुई कि वो कैसे होगा, कल से मेरा भगा शुरू हो जाएगा। तो कि आप जब सुबह में जागेंगे, उनसे पहले सब टीचर यहाँ रेडी होके बैठ जाएंगे। बहनों के लिए हालांकि आश्रमशाला में हमने रखा था, वहाँ तो हम भेज नहीं सकते टीचर। तो सब लोग सूर्योदय से पहले ऐसे रेडी होके बैठ जाते थे। और क्या किया वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सब टीचर ने भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उनके बाद मैं जब भी कोई ट्रेनिंग प्लेस देखने जाता हूँ तो सबसे पहले वही देखता हूँ कि टॉयलेट ब्रोड नंबर के हिसाब से सही है, कैसा है। बाद में हॉल देखता हूँ। लेकिन इस वक्त जो बारिश के हिसाब से मैंने सर्वे नहीं कर पाया था, वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत इस वक्त लगा था कि बहुत बड़ी गलती है, लेकिन एक रात के बाद मुझे वो सुकून मिल गया था कि वो अच्छे से हो रहा है। बाकी सही बात है सर, वो इसलिए पॉसिबल हुआ कि बाकी सब टीचर्स ने भी देखा कि ये जो हमारे ट्रेनर है या हमारे जो टीचर के जो टीचर है, उनकी जो निष्ठा है वो इतनी ऊपर है कि हमको भी उनके करीब पहुंचना है। सो दे कुड एडजस्ट, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, वो हमको लगता है कि वो आप ही है जो ऐसा नहीं, अच्छे पर से टीचर कर लोगों ने सकते हैं। बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। हर वक्त जहाँ जहाँ मैंने काम किया, तो कुछ ना कुछ छुट्टी में भी लोग आते थे। अर्थक्वेक के टाइम, सूरत की रेल के टाइम, जब भी टीचर को बोला कि साथ में जाना है, वही करना है काम, तो टीचर्स लोग साथ में आते। आई बिलीव कि आप जिस तरह अपने आप को एक्सटेंड करते हो बियॉन्ड योर ड्यूटीज एज अ टीचर या एज एन एजुकेटर, आपकी जो भी ड्यूटीज है उससे आप बहुत आगे जाते हो। तो दैट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। टीचर्स लोग आपको जो प्यार दिया है, आप बोलते हैं, तो वो तो नेचुरल होना ही था। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग, मैंने सुना कि आपने भी
पिताजी की जैसे और आपके भाई के जैसे छुट्टियां नहीं लेते आप, तो बहुत फिर कम। हाँ बहुत कम लेते हैं। कोविड में 15 दिन की लिया मैम। अच्छा, कोविड में ली। ओके ओके, यू वर पहले माय फर्स्ट लीव, हाँ मेरा मगर पहला लीव रिपोर्ट 15 दिन का सलंग क्यों कोविड के टाइम में हुआ मुझे। कोविड 19 अच्छा आपको हो गया था? हो गया था मैं। हेलन हाथी अभी आप तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ। गुड गुड। हाँ तो नहीं, व्हाट आई वाज आस्किंग यू कि फिर वो घर पे फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं आप, बहुत क्रूशियल होता है। तो द पर्सन हु इज सो वर्कोहलिक लाइक यू, तो उनके जीवन में ऐसी समस्या तो आ सकती है, तो हाउ डू यू टेकल इट और बैलेंस कैसे करते हैं आप? अर्थक्वेक आया तो मैं था सूरत। एक तो फैमिली का पूरा सपोर्ट है। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। मेरी मिसिस वो कहा करती है कि सोमान के भोगे कुछ काम नहीं करना, आप घर पे आ जाना, जितना भी आएगा उसमें से हम खा लेंगे। क्या बात, रियल जीवन साथी की जो एकदम हम्म। सच्चा रोल है वही हो निभा रही है, एब्सोल्युटली। तो सूरत में ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक आया, तो मैं था नेचुरली ट्रेनिंग कॉलेज में। तो वो अर्थक्वेक आया तो हमारे स्टूडेंट भी थे वहाँ, हॉस्टल भी थी। तो ध्वजवंदन के बाद हम मेरी रूम में बैठे थे, तब स्टाफ के लोग, और अर्थक्वेक आया। तो इस वक्त तो ऐसा ही लगा सूरत में आया होगा। तो वहाँ हम सब मैनेज करते थे, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, ऐसे वैसे बात करते थे और लोगों का समाचार सुनते थे। लेकिन मैं भूल गया कि मैं अपनी बच्ची को लेके स्कूल में छोड़ के आया था। उसका कुछ प्रोग्राम था भूलका भवन में, तो मुझे वो याद ही नहीं आया। 10:30 के बाद मुझे पता चला कि मैं तो लेके आया था वो, तो वहाँ अर्थक्वेक बड़ी सी 3-4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ क्या होगा। तो जल्दी से गया भूलका भवन, तो वहाँ तो कोई बच्ची नहीं थी, कुछ नुकसान नहीं था। लेकिन घर पहुंचा तो पता चला कि कोई और पेरेंट्स जो अपनी बच्ची को लेने के लिए आए थे, वो बच्ची को अपने मेरे घर छोड़ के गए थे। तो मैंने तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट में, मैं कभी स्कूलों में अपने बेटे या बेटी की स्कूल में कभी नहीं गया। तो ऐसे अपने आप को नहीं घर मगर करने की एक मौका दिया है, ऐसा समझो। लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं जब छुट्टियों में जब कोई प्रवास करता हूँ, तो उनको स्कूल में से छुट्टी लेते थे, वो उनको भी साथ में ले जाते। हमारा जब काम खत्म हो जाता था तो साथ में वो भी साइट सीइंग वो कर लेते थे। तो ऐसा कुछ बैलेंस हो ही जाता है, लेकिन कोई आयास नहीं है उनके लिए स्पेशल। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े होंगे काम के लिए, अपनी पर्सनल नेचुरली लाइफ के। नेचुरली। मगर आपने जैसे बताया आपकी वाइफ है वो बहुत समझदार है, तो जी ज्यादा इशू नहीं बना होगा। आई नहीं कैन नहीं, बना नहीं है। आज जॉब छोड़ के घर आ जाऊँ तो ये नहीं बोलेंगे कि छोड़ दिया आगे क्या होगा, वो नहीं बोलेगी। क्योंकि हमने प्रॉमिस किया एक दूसरों को, काम ही करना है। वो भी मेरे फैमिली को पहले से ही जानती थी, तो इस हिसाब से पहले से जो मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ करता हूँ तो उसमें उसका सपोर्ट रहता है। तो जोशी साहब, आपके बारे में जो पढ़ा है और आपके पास से जो सुना, उसके में सब मिलजुल कर एक इमेज ऐसी उभरती है कि यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन, वेरी सिंसियर, और अपनी वैल्यूज को बहुत डेडिकेटेड है। तो कभी कभी कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आपने जैसे बोला स्वमान के भोगे तो कुछ नहीं, जी। तो और कौन सी बात है कि जो आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे? साधन शुद्धि, जो हमारा पंडित साहब है, वो हर बार बताते हैं कि काम तो करना है लेकिन साधन शुद्ध रखना चाहिए। एग्जैक्टली। यानी अभी आप ऐसा बोलते हैं कि जो साधन शुद्धि में कौन कौन सी चीजें आती है वो भी आप बताइएगा कि कैसे साधन शुद्धि आपके अंदर जा चुका है, किसने ऐसे कौन से वाकया बने आपकी लाइफ में कि वो आपको लगा कि यही कभी भी, ये तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक तो 2 नंबर की बात है, वो नहीं हम्म। आनी चाहिए। जिसके लिए जो करना है वो स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए। कुछ को गलत बता के ऐसा वैसा कर ले, टेम्पररी हमारा गोल सेट करने की कोई बात नहीं है। तो करना है वो जो पूरा प्रोसीजर है, इसकी वजह से ही करना, इस हिसाब से ही करना। पर कभी कभी कुछ लोग या कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है, बहुत टेम्पटेशन आपके सामने आते हैं
उस टाइम पे आपने कैसे उसको टाला, कैसे उसके सामने खड़े रहे आप? सिचुएशन तो कभी बहुत सारी आती है जहाँ पे ये लोग आते हैं आपको कि साहब इतना एक तो हमारा बेस सपोर्ट लाइन कर दिया। बहुत लो है। हम जहाँ से मैंने बताया कि मेरा एक ही रूम का मकान था, आज 4 रूम में रहते हैं ईश्वर की कृपा से। तो बहुत दिया है ईश्वर ने। पैसे के सिवा बहुत सारी चीज़ है जो लोगों को चाहिए, लोगों का प्रेम बहुत मिलना बढ़िया, चाहिए, वो बहुत सब बढ़िया। मिल रहा है। तो ऐसी कभी कोई सोच नहीं है, जो मिलता है बहुत दिया है। सो ये टेम्पटेशन कभी आया ही नहीं अपनी लाइफ में कि अभी चलो तक थोड़ा तो नहीं आया, कॉम्प्रोमाइज कर ईश्वर ने लेते बचाया है। हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए हम भी समझते हैं, तरुबेन ने भी बताया कि जो वैल्यूज को आप पकड़ के चलते आपने, तो हमको लगता है कि जब इंसान के अंदर ये सब कैरेक्टर के ट्रेट्स जब डेवलप होते हैं तभी जाके ये आउटर वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 4-5 गुण थे? एक एक तो आपने बताया कि पूरी निष्ठा से काम करना, दूसरा साधन शुद्धि रखना है, पर पर्सनल कैरेक्टर में आपने क्या क्या इम्बाइब किया है, और 3-4 चीजें जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि दैट इज व्हाट इट मेक्स अ मैन अ कैरेक्टर पर्सन। ट्रस्ट बिगेट ट्रस्ट, ऐसा कुछ जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा है उसके आर्टिकल या में। विश्वास ही विश्वास को अच्छा, जगाता है। तो विश्वास सबसे पहले ओके। अपने आप में, और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उन लोगों को विश्वास होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हमने बिना सुपरवाइजर स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड की एग्ज़ाम ली है, बच्चों को बोला है कि आप तो टीचर बनने वाला, आप कैसे चोरी कर सकते हैं, हम आप पर विश्वास रख सकते हैं। उन लोगों ने बोला कहा रख सकते हैं। तो हमने कहा कोई भी सुपरवाइजर नहीं रहेगा, बाहर लॉबी में बैठेंगे सप्लीमेंट्री में साइन करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम है। हमने एक ट्रस्ट शॉप शुरू स्कूलों में किया है, जो राम दुकान बोले, हनुमान दुकान बोले, अलग अलग नाम है। तो स्कूलों में हमने एक अभिनव शाला प्रोजेक्ट के बारे में जो बात की, पहले वो महसाणा में चलती थी अनुपम शाला, और बहुत अच्छा वहाँ प्रयोग हुए थे कि चीज़ें स्कूल में रखना है एक दुकान की तरह, और बच्चे अपने आप पैसा डाल के चीज़ें लेता है, कभी वहाँ गफला नहीं हुआ है। कभी कभी टीचर का टीएडीए भी जूनागढ़ में मिलते थे। वो मेरे ख्याल से, मैं फिर से जिनके इंस्पिरेशन मिले उनका नाम न लूँ तो मैं मेरे लिए अच्छा नहीं। पंडित साहब ने वो ऐसा प्रयोग करवाया है हमसे कि भाई टीएडीए का पैसा रख दो, जितना वो टीचर ले जाए। तो उसमें भी पैसा कम नहीं हुआ है, हालांकि ऊपर का पैसा लोगों ने छोड़ दिया, चेंज वेंज। तो ट्रस्ट बिगेट ट्रस्ट, एक तो है वही है। ओपननेस, परफेक्ट। आपको कुछ सीखना है तो हर लोगों का विश्वास, काम करने की चीज़ अलग, काम करने की आदत, तरीका सब अलग अलग होता है। तो हम कहीं ऐसे में ना फंस जाए कि वो उनका तरीका ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसे है, मेरे से अलग अलग है। तो एक ओपननेस भी होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग तो करना ही है, क्योंकि काम का कोई विकल्प ही नहीं होता है। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो परफेक्ट। मेरा मेरा फैमिली में से कोई सिस्टम में नहीं है जो मुझे ऐसा सपोर्ट करे कि इस जगह पे आओ, वो सपोर्ट करेगा। काम के हिसाब से ही लोगों की पहचान बनती है। तो हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए। एक लोगों की आदत होती है कंप्लेनिंग नेचर, कोई भी चीज़ का जहाँ भी जाए वहाँ कुछ ना कुछ तो कंप्लेन रहती है, रहना का ठीक नहीं है, खाने का ठीक नहीं है, ये दूरी पे है, वो है, ये है। तो हमने वो सोच लिया, समझ लिया कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ जो ऐसे करेंगे, जो भी है वहाँ से अच्छा कैसे कर सकते हैं वही नहीं सोचेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो हमने 3 दिन का और 5 दिन के लिए घर से बाहर रखवा दिया। ऐसा कभी कंप्लेन करना ही नहीं है। तो ऐसा पहले से मन बना लो तो हम काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ जो बना है, जो निकला है वो सहज निकला है, मैंने कोई आयास नहीं किया इसके लिए। यानी जो कोर इतना पावरफुल बना है कि आपको कुछ प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप ऐसे ही इंसान बन चुके कि जिसको सहजता से ये सब आता ही गया। तो मैं समझता हूँ कि वही सब चीजों ने आपको इतना कुछ अचीव करने के लिए प्रोपेल किया होगा, आपको आगे पुश किया होगा। अ, अभी बहुत सारी थियरीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोसाइटी में नई नई आ रही है। सोसाइटी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को
देखने के नजरिए भी बहुत सारे नए नए आ चुके हैं। तो थोड़ा बहुत हम ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू सी द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो पूछते हैं कितने परसेंटेज आए। जब बड़े हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या कमाते हैं। इस दो प्रश्न की वजह से बच्चे समझते हैं कि कुछ भी करो, परसेंटेज लाना वही अच्छी बात है। कैसे कमाते हैं साधन शुद्धि के बारे में, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने वालों को ही लोग इज्जत करते हैं। लोगों का जो मापदंड है, नज़रिया है, वो इस टाइप का है। वो बच्चे इनडायरेक्ट उस पर एक आरोपण हो जाता है, तो वो समाज को गलत जगह पे ले जा रहे हैं। बट आज जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बताती है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम पर कम भार करने के लिए, कम एम्फेसिस के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो वो भी अपना जो मापदंड है वो भी लिखित स्वरूप से ही हम जांचते हैं। तो बस कुछ भी वैल्यू भी क्रैमिंग कर लो, लिख लो तो आप अच्छे बन जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम होनी चाहिए वो 360 डिग्री की बात तो हो ही रही है, लेकिन अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए, मौखिक स्वरूप से भी होनी चाहिए, लिखित स्वरूप सिर्फ ना होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम में है। बच्चे इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन वर्कशॉप ही नहीं देखा है। उनसे अच्छा है मैकेनिकल इंजीनियर की से अच्छा आईटीआई का मैकेनिक अच्छा काम कर लेता, उनसे अच्छा काम कर लेता कुछ ना पढ़ा ऐसा प्रैक्टिकल करके गैरेज में जाके, तो शिक्षा वहाँ जीरो हो जाती है। यहाँ राजपुर गांव है, शायद आप लोग पार्थेश भाई बिंदुबा को पहचानते होंगे, जो एक गांव में पूरा गांव का ट्रांसफॉर्मेशन उन लोग दो लोग मिलके कर रहे हैं। वहाँ इजराइल से आर्किटेक्ट इंजीनियर का इंटर्नशिप के लिए 15 दिन के लिए आए थे। तो मैंने देखा 3-4 दिन तक उन लोगों ने गांव लोगों के साथ, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको 4 स्ट्रक्चर बनाना था, लाइब्रेरी का, प्री स्कूल का और स्कूल का 2 रूम, उनका स्ट्रक्चर बनाना था प्लिंथ तक। इंटर्नशिप उनको वही थी। तो 2 दिन के बाद जब तय हो गया, स्ट्रक्चर लोगों ने ओके कर दिया, बच्चों लोग और बोला कि लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, तो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, 5-6 पगथिए नीचे उतर के हम जा सके, इस टाइप का होना चाहिए। तो उन लोगों ने ऐसा डिज़ाइन कर दिया, लोगों को बताया कि यहाँ होगा, ऐसे होगा, लोगों ने यस कर दिया। तो उन लोगों ने, गुजराती में बोलते हैं पाया चापना, तो मार्किंग कर दिया। तो गांव लोगों ने बोला हम रात में वो पाया बना देंगे, पाया खोद डालेंगे। तो उनका प्रोफेसर ने बोला कि वही तो उनका इंटर्नशिप है, वही तो उनका एजुकेशन है। वो आर्किटेक्ट इंजीनियर आज अपने हाथ में साधन नहीं लेगा, फावड़ा नहीं लेगा, टिकम नहीं लेगा, तो दुनिया में तो कब बाद में तो कभी लेना ही नहीं है, बाकी तो सब कागज़ पे करना है, तो वो ही करेंगे। लेकिन इजराइल के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, जिसमें लड़कियां भी थे, पूरे पूरे कलाक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अपना काम करके ही जाती थी। पूरा परचेज भी, ब्रिक्स, सीमेंट, रेती, वो अपने आप करने के लिए जाते थे, खुद हिसाब रखती थी। लोकल जो मेसन कड़िया था उनके पास से सीखते थे। जितना काम खत्म होने के बाद वो जा सकते थे। मानो एक लड़की का काम बाकी है तो वो भी रात 9 बजे 10 बजे करके ही जाती थी। तो उनके पहले मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, बाद में वो उनकी पढ़ाई होती है, तो वही दिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हम देखते हैं तो वर्कशॉप में जाते तो पता चल जाता है कि वो कभी खुलता ही नहीं है, अथवा 1-2 मॉडल रख देते हैं, ऐसे ही लोग ब्लैक बोर्ड पे इंजीनियरिंग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हमारे में एक्सपीरियंशियल बहुत कम है। एक जो बहुत छोटी सी बुक है, मेरी जादुई शाला, और जितने भी सुन रहे सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। डॉक्टर अभय बंग ने लिखा है, प्रोफेसर अरविंद गुप्ता जी की साइट पे हर लैंग्वेज में मिलती है मेरी जादुई शाला, माय मैजिक स्कूल। तो डॉक्टर अभय बंग जी ने जो नई तालीम में वर्धा में कैसे अपनी स्कूल में पढ़ा, वो जो एक्सपीरियंस लिखा है,
वही आज होना चाहिए। उसने लिखी है मैंने मैथ्स कैसे सीखा, तो उनके टीचर ने बोला कि भाई एक गाय एक दिन में कितना पानी पीती है, तो उनका ऑब्जर्वेशन, बाद में गौशाला में कितनी गायें हैं, इस गाय के लिए एक पानी का टैंक, गुजराती में बोले तो अवाड़ा बनाना है, तो इनका साइज क्या रहेगा, और खुद बनाना इतना ही प्रोजेक्ट, हम फिनलैंड वाले बोलते हैं कि सिचुएशन बेस्ड लर्निंग, तो सिचुएशन दे दिया पानी का टैंक बनाने का, उसमें से बनाते बनाते मैथमेटिक्स के सब कॉन्सेप्ट वो अपने आप सीख गए। तो वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है वो आज के एजुकेशन में बहुत कमी है, और जितना इनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, लोग करते जाएंगे, टीचर अपना माइंडसेट बदल देंगे, एग्जाम सिस्टम अपना सिस्टम बदल देंगे, तो मेरे ख्याल से वो पूरा सिस्टम बदलेगा, नहीं तो वो कागज का वाघ बन के रह जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से बताया सर आपने। एक्चुअली हमें मालूम है कि आप फिनलैंड और यूके भी जाके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द एजुकेशन फील्ड है वो भी प्रैक्टिकली देख के आए हैं। तो हम आपके वो इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में ये आना चाहिए, तो ऐसा क्या क्या रिफॉर्मेटिव एक्शंस या इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं और जिसकी असर हमको नेक्स्ट 5-10 इयर्स में देखने को मिलेगी? तो सबसे अच्छी बात वही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बताया है कि ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एबीएल लर्निंग, टॉय इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, सब सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन, वो जो पेडागोजी की बात चैप्टर 4 में की है उसमें बहुत अच्छे से बताया है। फॉर्चुनेटली अभी मैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की टास्क फोर्स है गुजरात की, उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ। तो हम जरूर चाहते हैं, मेरे सब सदस्य भी चाहते हैं कि उसमें जो लिखा है तो वही करना ही है। और गिजू भाई बराड़ जैसे जो मेंबर्स है हमारे, वो बताते हैं कि पेडागोजी वाला काम ही करने जैसा है, हमको इसी काम में ही रुको। तो हम सब मिलके अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे हर एक चैप्टर को, हर एक लर्निंग आउटकम के बारे में एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ क्या करवानी चाहिए, और सब्जेक्ट के साथ कैसे उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, सब। तो ऐसे होलिस्टिकली कैसे हमको अभी रेडीमेड प्लान करके देंगे तो टीचर को सहूलियत रहेगी, तो ही टीचर कर पाएंगे, क्योंकि अभी का माइंडसेट तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। तो एग्ज़ाम को का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या किया जाए, वो 360 डिग्री एग्जामिनेशन का कैसे करना है, वो सभी हम अभी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात तो वही है कि वो नेशनल लेवल से भी बहुत अच्छे से आजकल हो रहा है, उनका पूरा ट्रैकर्स भेजा गया है, हर ट्रैकर्स में कैसे स्टेट काम करेंगे। तो अभी नेशनल लेवल की लीडरशिप भी सही से कर रही है, और स्टेट लेवल में भी उनका बहुत पॉजिटिव स्वीकार है, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, एंड वी लुक फॉरवर्ड के ये सब सिस्टम में रिफॉर्म्स आए, और जो हम आपका ड्रीम है, हमारा भी ड्रीम है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम ऐसी बने जिसमें बच्चा खुशी खुशी सीखने के लिए सुबह उठ के दौड़े। वही हम सब भी चाहते हैं। इसमें एक बात मुझे आपसे ये भी पूछनी थी कि ओएसिस में हम मानते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग जो बच्चों को शुरुआत के दौर से मिलनी चाहिए। जी। तो आपने भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह को देखा है और आप भी मानते होंगे, हम समझते हैं कि, तो आपके क्या व्यू है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग कितना क्रूशियल पार्ट है हमारे एजुकेशन का और वो कैसे इम्प्लीमेंट करें? मेरे ख्याल से मेरी जो समझ है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि गांधी जी की सबसे बड़ी चिंता आफ्टर इंडिपेंडेंस वही थी कि कैरेक्टर बिल्डिंग में राष्ट्र का घड़तर कैसे करना चाहिए। आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या हम उनके काबिल रहेंगे? तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल वर्क, एंड आप सबसे पहले वही ज़रूरत थी जो आपने वो लाइफ कैंप में जो करवाते हैं। स्कूल का वही काम है। हिडन वैल्यूज़ हर चैप्टर में है ही, लेकिन हिडन वैल्यू हिडन ही रह जाती है। स्कैटर्ड वे में कोई प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन वही ने वो सब साथ मिला के जो करते हैं उनका एक इम्पैक्ट आता है।
तो ओएसिस का 2 काम मुझे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं, लेकिन मैं जितना समझा हूँ, जितना मैंने देखा है, एक ही मुलाकात और बाद में महादेव भाई और उदय भाई के जरिए, तो बच्चों के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग की जो बात हो रही है, उनका जो प्रयोग जहाँ हो रहे हैं, उनका क्या नतीजा मिल रहा है, वो भी हम सुन रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उदय भाई से। और महादेव भाई से जो ऊंचू ज्योतिर्धर, वो जो प्रोजेक्ट है, जो अभी सिस्टम में जो लोग हैं, वो कैसे एक राष्ट्र भावना से अपना राष्ट्र नेशनल बिल्डिंग कैसे कर पाएगी, उसका व्यक्तिगत कोर क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत उसका वैल्यू क्या करना है, तो जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जो सही मायने में लीडर को लीडर बनाता है, इस एक्सरसाइज से मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ और वही करना जरूरी है। सबसे ज़रूरी 2 काम मेरे ख्याल से ओएसिस दिल से कर रही है। उनकी शुभेच्छा, और मैं जहाँ भी उनकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मैं ज़रूर आपको साथ में काम करूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये हमें साथ में मिलके ये सब करना है, वो हम समझते हैं, और आपने जो बात बताई वो मिलके हो जाए, और हम भी समझते हैं कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ये सब आ जाए, तभी ओएसिस का काम एक तरीके से खत्म होगा, कि पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही आ जाए, ये पूरी बात आ जाए, तो तभी जाके हमको लगेगा कि चलो ये काम खत्म हुआ है। सो एक बात बीच में मुझे पूछनी थी, वो ये थी कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, जिससे कुछ न कुछ अच्छा रोल आउट हुआ, तो कौन से प्रोजेक्ट को आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था, जो आज भी आप उसको जब, यानी अभी चालू है या खत्म हो चुका है, जो भी आप चाहते, आप जो भी याद करते हैं उसके बारे में, तो यू फील के ये एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट हुआ, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो व्हाट वाज दैट वन प्रोजेक्ट यू इनिशिएटेड? एक तो था, मैं जब डाइट प्रिंसिपल गांधीनगर था तब अभिनवशाला, तो उसमें हर स्कूल को कुछ 10 क्राइटेरिया पर काम करना था, जो मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं कर पाया। उसे टीचर को, स्कूल को तो अच्छा लगा, रिजल्ट भी आने लगा, लेकिन जिस मायने में मैंने जो टारगेट सेट किया था, इस हिसाब से वो नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, जो आज भी मेरा अधूरा ड्रीम है, ऐसा समझ लो। वर्चुअल क्लासरूम की मैं बात करूं तो मैंने वो 2013-14 में, हम सब जानते हैं गुजरात के बच्चों का, टीचर्स का जो इंग्लिश का परफॉर्मेंस है पुअर है, तो पूरा 5th 6th 7th 8 का टेक्स्ट पूरा हमने वीडियो इस वक्त हमने डेवलप किया था। गिर फॉरेस्ट की बात है तो गिर में जाके, जहाँ खेती की बात है तो खेत में जाके, रसोई शो की बात है तो रसोई शो करवा के, ऐसा बहुत अच्छे से एक वीडियो और इस वक्त 13-14 में हमने डेवलप किए थे। वर्चुअल क्लास 600 स्कूल में हमने प्रैक्टिकल करके हर दिन 11 से 12 तक हम यहाँ से बाइसेक स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट करवाते थे, तो टेलीकास्ट करवाते थे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे मिले थे 600 स्कूल में। जो कोविड के टाइम में सभी वीडियो हमको बहुत अच्छे से काम में आ गए, क्योंकि हमारा जो रेडी मटेरियल था 13-14 का, वही आज भी हम बाइसेक के जरिए और दूरदर्शन के जरिए बता रहे हैं। उसमें भी बहुत सारा काम करने का बाकी है। अभी जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में तो लोग दान में भी दे सकते हैं, विद्या दान करके उसका एक प्रोजेक्ट है। लोगों ने जो कुछ बनाया 8-10 मिनट का भी कोई कंटेंट रिलेटेड किया है, तो आईसीटी में अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर देखने का है, सिर्फ करने का कुछ नहीं है, इस टाइप का है। हमारा प्रयास वही है कि बच्चे को कुछ सोचना मिले, बच्चों को कुछ वीडियो देखने के बाद कुछ करे, नहीं तो वो दिखा दो और समझ गया, ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को अपनी वो एक्सपीरियंस थ्रू करना ही होना चाहिए। तो इस टाइप का कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। अभी बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन देख के बच्चे पढ़ नहीं सकते। अच्छा पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, जीवन के लिए तो उनका एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। वो मदद कर सकते हैं वीडियो सब। और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो
जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है. दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, जी दैट जी, इज द जो अभय कोर बम जी थिंग का ऑफ. एक मेरी जादुई शाला पढ़ लो तो बहुत अच्छे से हर लोग समझ पाएंगे. बहुत बढ़िया सर. वो तो हमने देखा भी है, उनकी बुक को थोड़ा बहुत जाना भी है, तो डेफिनेटली वो करेंगे. यस, तरुबेन आप कुछ कह रही थी. हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके जैसे एजुकेशनिस्ट के साथ रहकर कोई टीचर ने अपने आप को बदला है, बहुत सारे के ऊपर इन्फ्लुएंस हुई हुई होगी, मगर ऐसा कोई इंसिडेंस है कि जहाँ उन्होंने खुद आके आपके पास ये एक्सेप्ट किया है कि रियली सर आई वाज थिंकिंग ऑन दिस टर्म्स और इन दिस लाइंस, मगर आपके साथ काम करके मेरे में ये बदलाव आया है, तो ऐसे कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज नेचुरली हम आपके आपसे मिल रहे तो आपके पास से ही जानेंगे. जी, तो उनका सेशन रखो तो अच्छा रहेगा. डेफिनेटली, बिकॉज आप डेफिनेटली. तो इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग, आई वाज ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग, आप जब ये सब टीचर्स के बारे में बात जी कर रहे थे जी ना, जी इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग एक डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, जो जो टीचर्स ऐसा कुछ हटके कर रहे हैं उनके बारे में वी शुड हैव ए डेटा. जी. तो वो तो करना ही है, मगर ऐसा आपको जो मतलब आपको खुद सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत आदमी टच हो गया हो, वो जो एक्सपीरियंस कोई हो तो आप बताएं, तो वी वुड बी. तो डाइट में दो टाइप की ट्रेनिंग रहा करती है कि इन सर्विस और प्री सर्विस. तो प्री सर्विस में टीचर का घड़तर के लिए बहुत टाइम मिलता है, बहुत अच्छी प्लेस है. 12+ के जो बच्चे आते हैं तो काफ़ी के जो बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड पूरा करके थोड़ा यंग जैसे है, भावनाशील ज़्यादा होता है, तो उसका घड़तर करने के लिए सबसे आसान मुझे लगा. लेकिन कोई कभी कभी एक्सपीरियंस एक बताऊँ आपको, तो एक लड़का था, ट्रेनी था मेरे डाइट गांधीनगर में. तो कभी बैगन का शाक नहीं खाता था, और जो रोटी खाता था, जो कुक होता है उनको बहुत परेशान करता था. तो रोटी का बीच वाला पार्ट काट के बाकी का ऐसे ज़मीन पर फेंक देता था. तो वो कुक भी बार बार कहने के लिए आता था. एक हमारा जो हर दिन एक लाइजन ऑफिसर हम रखते थे, तो जिनका टर्न आता है, तो एक लेक्चरर बहन थी, उसने बताया कि सर वो तो सुधीर है, वो तो मानता ही नहीं है, हर दिन ऐसा करता है, सबको तंग करता है, खाने में परेशान करता है सर. तो मैंने सोचा कि मैं भी फरियाद करूँगा. तो मैंने 2 मिनट के लिए विचार किया कि मैं अलग क्या करूँ. मैं जाके डांटूँ, तो उनका तो कोई परिणाम नहीं आया है आज तक. तो मैंने 2 मिनट सोचने के बाद में गया जहाँ सब बच्चे खाना खा रहे थे, वहाँ जाके एक कटोरी में सब्जी लिया और उनके सामने बैठ गया. उसने जो रोटी फेंकी थी वो रोटी खाने का मैंने शुरू कर दिया. तो सुधीर रो पड़ा. पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सुधीर सबको तंग करता था, रोते हुए सब सुधीर ने पहली दफ़ा सबको देखा. मैंने बोला कि आप तो एक खेड़ूत के बच्चे हैं, वो गेहूं कैसे पकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी रात का उजागरा होता है, तब वो आप एक गेहूं आपके पास आता. आप पैसा क्या देता उनके मायने नहीं, आप 600 रुपया कुक को दो और कुक को हैरान करो, वो अलग बात है. लेकिन आप तो एक खेड़ूत का बच्चा है, आपको वही इनकी वैल्यू होनी चाहिए कि एक गेहूं का दाना की क्या कीमत होती है, कैसे पकता है. तो ऐसे प्रयोग करने में रिजल्ट भी वो बहुत अच्छा मिलता है. मैंने बताया कि वो भावनाशील बहुत होते हैं बच्चे, थोड़ी दिशा दो तो बहुत अच्छे से करते हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, गुजरात के जिस भी जिला में जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाया हुआ कोई ना कोई टीचर तो मिलता है. सबसे पहले बोलता हो क्या लक्ष्य से हट तो गया नहीं है ने, तो बोलते कि नहीं सर, किसी को भी पूछ लो, मेरी एग्ज़ाम ले लो आज. तो बहुत सारे टीचर ने, टीचर के अलावा भी एक कोई जहाँ भी जॉब में एक डिप्टी कलेक्टर मामला यहाँ है, मोड़ासा में भी आज है, कोई सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास भी है, अच्छा. अलग अलग जॉब में है, लेकिन फिर भी आज वही टीचर ही है. मान लो कोई भी पोस्ट पे है, वो जो 2 साल उनका घड़तर हुआ है, इससे ज़्यादातर बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं. उनका सबसे बड़ा प्रसन्नता की है मुझे. आपने बोए हुए बीज है वो साथ में लेके गए. जी जी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल. सर एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जब किसी इंसान के अंदर चेंज होता है, तब जाके बाहर सब कुछ
वो कुछ जो भी अचीव करना चाहता है वो कर सकता है। सो द फर्स्ट जो पहले जो चीज होती है वो इनर चेंज की होती है। आपने बहुत सारा अपने आप के अंदर काम किया है तब जाके आप बाहर कुछ अचीव कर पाए हैं। सो इन लास्ट 5-10 years, लेट अस से इन लास्ट 1 decade, कौन से वो 3 मेजर चेंजेस थे जो आपने अपने आप के अंदर किए, जिसकी वजह से आपके जो ड्रीम की और आप बढ़ रहे थे, जो सक्सेस आप देखना चाहते तो आपको मिलती रही। सो विच वर द 3 मेजर चेंजेस आपने अपने आप के अंदर किए, वो उसके उसके पीछे टाइम एनर्जी वो सब दे के आपने अंदर वो चेंज को लाने की कोशिश की? एक तो मैं पर्सनल तौर पे बताऊँ तो मैं जब छोटा था बहुत मुझे संकोच होता था लोगों के बीच में जाना, बात करना। कोई लोग कुछ मांगे तो मैं कभी ना नहीं बोल सकता था। तो बहुत संकोच भी होता था कहीं कहीं जाना, अननोन प्लेस पे जाना, अननोन लोगों को मिलना। लेकिन मैं जब डाइट के प्रिंसिपल की हैसियत से मुझे जो पहला पोस्टिंग मिला, तब मैंने तय कर लिया कि मेरी वीकनेस है वो मैं अच्छे से जानता था। लेकिन एक कुर्सी की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ये पद की वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। करना था वही प्रयास मैंने किया कि भाई एक कुर्सी के बैठ के मैं किसी को ना बोलना है तो स्पष्ट ना भी कैसे विवेकपूर्ण उनको बता पाऊंगा, और कैसे अब तो मुझे करना ही है तो करेज इकट्ठा करके पूरा होमवर्क करके कोई बड़े मंच पे जाना है, कोई बड़े लोगों से बात करना है, कहीं प्रोजेक्ट करना है। तो उसमें से जैसे जैसे करता गया कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो आपने जो एक ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग के बारे में बताया वो मेरा शायद बड़े तौर पे आउट ऑफ स्कूल वो जो रेगुलर जो स्कूलिंग था उनसे एक अलग टाइप का वो एक्सपीरियंस था। हमने वही सोचा था कि सूरत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सबसे ज़्यादा शुगर मिल है, और वहाँ जो शेरडी काटने के लिए जो आते हैं मजूर उनको कोयटा बोलते हैं। कोयटा उनका साधन का नाम भी है जहाँ से शेरडी काटते हैं। और कोयटा मतलब एक कपल, जो दो लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, काटता है एक उठाता है। तो ये जो कोयटे के जो बच्चे हैं जो लेबर के, तो वो तो पूरे दिन मैं जब ट्रैवल करता था तो देखता था कि वो लोग खेत में जाते हैं, बच्चे पूरे दिन बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं छोटी सी हट बना के, टेम्पररी हट बना के वहाँ बच्चे खेला करते थे। और वो सब ड्रॉप आउट होते थे। मान लो डांग से बच्चे आते थे तो डांग से तो स्कूल आधी हो जाती है, कभी कभी खाली हो जाती है। सूरत में ऐसे बच्चे कहीं पढ़ते नहीं है। तो हमने शुरू किया सबसे पहले, जो सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं था इस वक्त, हमने वो मोबाइल स्कूल शुरू किया कि 15 दिन जिस गांव में रहे वहाँ चलेगी, बाद में और गांव में जाएंगे तो वहाँ भी चलती रहेगी। तो उसके लिए टीचर कौन होना चाहिए, वो हर जो वो झोपड़पट्टी होती है उसमें एक दुकान रहती है, वो उनका जो मुकद्दम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है लेबर का, उनकी दुकान रहती है। तो इस दुकान पे कोई न कोई बंदा, उनका लड़का या उनका छोटा भाई, वो वहाँ पर ही ठहरते हैं। तो हमने सोचा कि इनको टीचर बनाया जाए, और इनको टीचर तो ऐसी सब शुगर मिल में हमने घूमे, और शुगर मिल वालों ने एग्री किया कि हम उनको लिए नाश्ता भिजवाएंगे और हम उनके लिए कुछ सहूलियत कर देंगे। तो मेडिकल कॉलेज के डीन विकासबेन देसाई थी, तो उनके साथ मिला और उसने हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग दी, हमने कुछ पढ़ाने की ट्रेनिंग दी, कुछ किट यूनिसेफ से आई। और सूरत में हमने पहली 10 स्कूल ऐसे शुरू किया जो टीचर उसमें जाता ही नहीं था। टीचर के सिवा कैसे स्कूल चलेगी, उनका प्रयोग हमने किया। बाद में ऐसा भी प्रयोग किया कि स्कूल जिस गांव में जाए, इस गांव के स्कूल में जाए, तो वहाँ पर हम स्कूल को समझाने के लिए जाते थे। तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे जो 10-15 साल पहले की मेरी लाइफ में, मैं सोचूं कि मुझे करना है तो मैं कर पाऊंगा, तो शायद उनका जवाब ना है। तो जिस कुर्सी पर बैठा तब मैंने सोचा कि मेरा जो पर्सनल वीकनेस है वो वहाँ नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि मुझे सेंसिटाइज होने के लिए मैंने डांग में 10 दिवस का एक प्रोग्राम था, स्कूल प्लेसमेंट प्रोग्राम। मैं लेक्चरर था, प्रिंसिपल का मेरा चेंज हो गया था, लेकिन मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। इनसे पहले एक प्रोग्राम था कि जो पहली दूसरी कक्षा की बुक जिसको ऑथर बनना है, जिसके स्टेट रिसोर्स ग्रुप में मेंबर्स होना है,
सब लोगों को 10 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल में जाके पहली दूसरी कक्षा में पढ़ाना है। वही जो पढ़ाया है 10 दिन, वो लोग ही इसमें मेंबर बन सकते हैं। तो मैं भावनगर में टीचर था, पहले तो 325 में टीचर था भावनगर में, बाद में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम किया, लेकिन मैंने फिर से चयन किया कि मैं डांग में जाके पढ़ाऊंगा। तब पता चला कि डायलेक्ट क्या चीज है। डायलेक्ट मैं बोलूं, बच्चे कुछ नहीं समझ पाते थे, बच्चे बोलते थे, मैं नहीं समझ पाता था। तो इसमें से मैंने जो सीखा, सबसे पहले डायलेक्ट की, जहाँ डाइट सूरत में गए तो वहाँ तो बहुत सारी डायलेक्ट थी, पाड़वी, वसावी, गामित, चौधरी, कोटड़ा, कोटवालिया, तो सबकी डायलेक्ट अलग अलग थी। तो हमने सबसे पहले उनके टीचर्स के लिए, टीचर्स को बोला आप समझते हैं? तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो हमने वो टेक्स्ट के जो वर्ड्स है उनकी डिक्शनरी बनवाई हर डायलेक्ट की, और टीचर को ट्रेनिंग दिया कि बच्चों के साथ कैसे, लोकल टीचर का ही एक्सपर्ट रहा, लेकिन डिरेक्टरी का उपयोग कर सकते हैं कि રીચ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લઈને સોટી। તમે ગુજરાતીમાં आप पोएम तो करवाते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं कि रीच क्या होता है। तो असाली जैसा पता, एक असाली की कविता है ऐसा बोल के टीचर करता है, तो बच्चे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ऐसा प्रयोग वहाँ जो किया था जी। एक्चुअली जो एजुकेटर होते हैं ना, एक्चुअली जो आपके अंदर का जो एजुकेटर बाहर आया पूरे सालों के अंदर, उसने ये सब जो आप बता रहे हैं कि आपने सीखा है, तो ये जो लर्निंग के मोड में जाता है, और अंतिम ध्येय मेरा क्या है कि बच्चे सीखे। तो आपने ये काम करके इनोवेटिव कुछ आइडिया निकाल के बच्चों को सिखाने का चालू किया। तो जो आपके अंदर एक एजुकेटर पड़ा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आया है। और हमने ये देखा आपकी ये अब तक की जर्नी में कि क्या बहुत अच्छे से आपने ये भूमिका भी निभाई है। आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं रहे, अच्छे से एजुकेटर के इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आए हैं। तो ये एक एजुकेटर के जर्नी में आपके एक दो इंसिडेंट्स ऐसे बताइए, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे बताइए कि जहां आपकी आंखों में आंसू आ गए हो कि चलो ये आपने एक तो बताया जो सुबह में देख लिया आपने अभी भी सेशन की शुरुआत में देख लिया तो वो भी मेरी पर्सनल वीकनेस ही है, मैं भावुक हो जाता हूँ, तो बार बार हो जाता हूँ, सॉरी। नहीं, वो भावुकता ही वो है चीज है जो आपको दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट अच्छे से कर पाए आप, और वो कर पाए। नॉर्मली जब ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर ऐसे हो जाते हैं कि वो भावुकता चली जाती है, तब दूसरे इंसान को समझने नहीं पाते, तब वो काम नहीं पाते। आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये किया है। तो दो चार और मोस्ट वेलकम सर। तो दो चार और ऐसे स्टोरीज आप बताइए कि जैसे कि ये बहुत सारे टीचर सुन रहे हैं आपको, तो एज एजुकेटर आपको कौन कौन से ये इंसिडेंट्स याद है जो आपके दिमाग में एक पूरी प्रिंट बना चुके हैं? मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ संजय भाई ठाकर को। ओके, तो संजय भाई कुछ बता पाए तो, यदि अलाउ है वो पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं। श्योर नहीं, मैंने अभी देखा, अभी स्क्रीन पे संजय भाई आपको हम संजय ठाकर, यस उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट सर। हाँ, सुनाई देता है क्या? जी बिल्कुल। यस डेफिनेटली। मेरा आज सद्भाग्य है कि मैं 24 साल से जिस अधिकारी के साथ काम कर रहा हूँ, जिस लीडरशिप के नीचे काम कर रहा हूँ, हमारे स्टेट के लीडर हैं, स्टेट के हमारे ऑफिसर हैं, डायरेक्टर, उनको मैं जो पहचानता हूँ, जिस तरह से मैंने देखा है, मैं भी भुज में टीचर एजुकेटर हूँ, डाइट भुज में। अभी जो बात हुई, जो भावुकता की बात हुई, और मेहुल भाई ने जो बताया कि अधिकारी में संवेदना ही, भावुकता बोलो या संवेदना बोलो, दोनों एक ही है, तो ही वो काम में अपनी लगन डाल सकते हैं।
तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। और जोशी साहब को हमने कई बार देखा है, कितनी भी अड़चने आ जाए, कितनी भी स्ट्रेस में हो, तो भी वो टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा काम करते होते हैं। हम जब अर्थक्वेक में भुज में जब तहस नहस हो गए थे, तब पंडित साहब और जोशी साहब की टीम ने तनाव मुक्ति कार्यक्रम, मनोसामाजिक मुआवजत का जो कार्यक्रम सारे कच्छ में किया। और बीच में जो आपने बात बताई थी कि आपके ऐसे एक्सपीरियंस बताओ कि आपको भावुकता की तरफ और याद रह जाए। मैं कई एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, स्टेट के वर्कशॉप में, डिस्ट्रिक्ट के वर्कशॉप में, कि ऐसी टीम है, ऐसे हैंड है जोशी सर के पास, जीसीआरटी के पास, डाइट के पास, कि उसको बोलो तो वो रात दिन का ख्याल नहीं रखते हैं और टीएडीए का कोई हिसाब नहीं रखते हैं। तो ये सब जो हमारे में जो आया है और दूसरे में जो आरोपित हुआ है, वो लीडरशिप का एक प्रभाव है। जोशी सर जहां भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, डाइट में जाते हैं, अदर फंक्शन में जाते हैं, तो वहां उसको शाल पहनाई जाती है, तो वो शाल तुरंत वो एक स्टूडेंट को या एक टीचर को पहना देते हैं। अभी जो आपने एक प्रश्न पूछा था मेहुल जी साहब को कि अभी कितने सारे प्रोजेक्ट के साथ सर जुड़े हुए हैं, उसमें अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, स्टेट का अभ्यासक्रम का जो फ्रेमवर्क है, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट का, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग 1 महीने से सर हमको करवा रहे हैं। लास्ट 1 महीने से डेली प्रेजेंटेशन हो रहा है मीट पर, और हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मुद्दा दिया हुआ है और पोजीशन पेपर तैयार करना है कि 86 की पॉलिसी में क्या था, 2020 की पॉलिसी में क्या है, एनसीए 2005 में क्या था, हमको क्या अब पड़कार है और हमको क्या करना है। एक ये प्रोजेक्ट अभी बड़ी मायने में चल रहा है। और साहब का एक दूसरा, साहब ने नहीं बताया है, मैं बताना चाहता हूँ, कई सालों से एक ड्रीम है साहब के मन में कि वेरियस सेक्टर के हिस्ट्री लिखी गई है, मानो कि स्वतंत्र जंग का इतिहास, जर्नलिज्म का इतिहास, तो एजुकेशन का हिस्ट्री लिखा ही नहीं गया है। तो केळवणी नो इतिहास डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 साल से ये काम चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन का हिस्ट्री लिखा जाए। और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि, क्योंकि मैं बोलता हूँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट है तो हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, कि रेफरेंस नहीं है कि हम पूरा जो पहला दीपक प्रज्वलित हुआ तब से आज तक की बात हम रख सके। मगर साहब की एक ख्वाहिश थी कि हर डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन हिस्ट्री बने, ग्रंथ बने, और उस पर से एक स्टेट का भी ये ग्रंथ बने। ये काम भी चल रहा है और अच्छी तरह अब हमको विश्वास आ गया है कि हम ये कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, मगर एक मुझे आश्चर्य जो 24 सालों से लगा है, एक अचरज हुआ है, वो आज मैं साहब को पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम, इतनी व्यस्त शेड्यूल होती है सर की शिक्षण विभाग में, शिक्षण मंत्री के साथ, एसएसए के साथ, डाइट की मीटिंग वगैरह वगैरह, उसमें से टाइम निकालकर वो स्टडी अध्ययन में कैसे जुड़ पाते हैं। जो भी बात होती है तो वो अपडेट ही रहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या कोई भी सेक्टर की बात हो,
एजुकेशन पेडागोजिकल एस्पेक्ट की बात हो तो वो उसके पास उसका जवाब होता है और नॉलेज होता है। तो मैं ये जरिया आज मंच ऐसा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसे कर पाते हैं, तो हम भी ऐसा प्रयत्न कर सकें। थैंक यू। वंडरफुल क्वेश्चन सर। बहुत अच्छा। तो संजय बताइए भाई ने सर। बचा लिया मुझे। अच्छा लेकिन आपने क्वेश्चन किया है, आप बताइए कि आप कैसे कर पाते हैं इतना सब। 24 घंटे, हर एक इंसान के पास सिर्फ 24 मुझे घंटे होते मुझे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। बहुत एक्सपोजर मिला है, समाज ने बहुत कुछ दिया है, सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है। तो इनके हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी हेल्प भी मिल जाती है, रेफरेंस भी मिल जाते हैं। तो इस तरह चलते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम नदी की तरह आगे बढ़ते हैं। सही बात है सर। ड्रीम्स की बात हो रही थी, तो हम जानना चाहते हैं कि जब तक आप पोजीशन पे है, पोस्ट पे है, तब तक आपका काम तो ये दिशा में चलता ही रहेगा। पोस्ट दिस टेन्योर आप क्या ड्रीम रखते हैं? बस अभी तक किया है वही स्वांत सुखा ही किया है, आगे भी स्वांत सुखा ही करेंगे जहाँ भी फिर भी जरूरत कुछ पड़ेगी। हाँ, थोड़ा अपनी स्कूल थोड़ी बड़ी होगी ऐसा सोचते हैं कि समाज के साथ भी कुछ काम करने का मौका मिले तो करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, अपने गांव से शुरुआत करेंगे, बाद में नेटिव प्लेस में कुछ करेंगे जहाँ मेरा फैमिली, मेरा घड़तर खुद का हुआ, मेरा बचपन जहाँ बीता। तो पिताजी के नाम से कुछ शुरू करने किया है और करेंगे आगे कुछ ना कुछ, बहुत लेकिन वो बढ़िया। स्वांत सुखा ही रहेगा। ओके ओके ओके। बस लास्ट में एक चीज पूछ के हम क्वेश्चन आंसर सेशंस पे चलते हैं कि क्या लर्निंग रही पूरी ये जर्नी आपकी रही। आई थिंक 35 इयर्स से ज्यादा हुई आपकी जर्नी ये एजुकेशन 38 सिस्टम। जी। 38 38 इयर्स, ईयर्स। यस 38 इयर्स। इतना सब कुछ किया, इतना सब अचीव किया, काफी सारी आपने बताई फेलियर्स भी आई थी, गलतियां भी की थी। इन सबके क्रक्स में आपको बताना है कि what are your learnings about the whole life and these things, what you have learned? बहुत अघरा क्वेश्चन है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्या बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेजर लर्निंग बताइए, एक दो तीन चार अमेजिंग तो जो भी। लर्निंग हुई कि एक बहुत संकोचशील, बहुत शर्माल बच्चा अभी आपके साथ बात कर रहा है आज। तो वही लर्निंग है, जो काम करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ मिलता है लोगों को। हर वक्त उसका वळतर क्या मिलेगा। मेरे टीचर जो होते हैं, जो विद्या सहायक, वो कभी कभी ऐसे बोलते हैं इतना पैसा में इतना काम होता है, इतनी जॉब भी करते हैं, तब मुझे बुरा लगता है। तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं भी 325 में पगार में काम करता था 84 में। तो मेरे साथ जो टीचर थे वो पूरी सैलरी वाला था, तो मैं वो बच्चों को पढ़ाता भी था, उनका पे बिल भी बनाता था, बैंक में से पैसा लेने के लिए भी जाता था, पैसा चुकवाता था। भाई सबसे बाद में मिला जो 325 बचा वो मेरा रहता था। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो 325 ही मिल रहा है, हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस आगे जाके काम आएगा। तो हर लोगों को, हर स्पेशली टीचर को ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो सैलरी ये मेजर नहीं है, सैलरी तो गौण है। मैंने अपने आप से पसंद किया है ना कि 2500 मिल रहा है तो मैंने ही पसंद किया, मैंने ही साइन किया कि मैं 2500 को सैलरी में एग्री हूँ। और बाद में वही सरकार के सामने का प्रश्न बच्चों के सामने मत लाना चाहिए। तो हम जो काम कर रहे हैं राष्ट्र घड़तर का काम कर रहे हैं। टीचर का जो मेजर रोल है वो राष्ट्र घड़तर है। सीमा पर जो काम सैनिक कर रहे हैं उनसे ही बड़ा काम बच्चों का नए भारत का जो सर्जन करना है टीचर को करना है। टीचर ही यदि ऐसा रहेगा तो राष्ट्र तो कैसा रहेगा उनकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओएसिस ने जो लाइफ कैंप वाला जो आपने बताया ये बहुत अच्छे से है कि कैरेक्टर बिल्डिंग ही सबसे मेजर जरूरत है आज हम सब लोगों की। थैंक यू सो मच सर।
और एक्चुअली यहाँ रुकना नहीं चाहते थे, पर समय भी मैं अपना एक काम बता कर दूं ही कि रहा है। मैंने यस जितना सर। भी बताया मैंने उसमें से हम्म। मैं निकाल देना है। वो एक व्यक्ति की स्टोरी है, उसमें जो भी अच्छा लगा वो करना है, बाकी बहुत फेलियर भी है, तो उसमें से मैं निकाल दूंगा। मैं तो निकाल ही दूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरा रिक्वेस्ट है उसमें से मैं काट के वो सुनना है, जोशी उसको निकाल देना है, एक पर्सन की स्टोरी समझना है। वो एक ऐसे इंसान की स्टोरी हमने सुनी है आज के जमाने में, जो अच्छे एजुकेटर होते हैं, जिसको हम रोल मॉडल बोल सकते हैं, ऐसी पोजीशन पे आप हैं। इसलिए सर आपके प्रति हमारा प्यार और क्या बोलते रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। कोई डाउट ही नहीं है कि आपने जो बेंचमार्क सेट किया है, और जो अभी सर ने बताया कि जो एक एक दिन आप उनके साथ जो काम करते हैं, तो it is very inspirational to all the young teachers also और young generation also. So अभी ऐसा करते हैं सर कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जरा तो इजी अभी और इजी क्वेश्चन करे, ऐसा रिक्वेस्ट करना। ओके ओके। सो ओके। सारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अपना हाथ रेज कीजिए, मैं आपको, हमारी टीम आपको अनम्यूट करेगी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो प्लीज। क्वेश्चन आए तब तक बताओ कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम जो ओके। जीसीआरटी और डाइट में काम करते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसको गवर्नमेंट नहीं समझते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रहते, तो कुछ ये ना कुछ तो सर। करता रहता है। संजीव भाई ने जो बताया, अच्छा कॉलमिस्ट है, तो कच्छ मित्र में लिखता है, अच्छे से स्टोरी राइटर भी है, और कच्छ की जो कल्चर जानना है आपको, तो उनसे ही मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए, कोई नहीं कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाता है, ऐसा हीरो मिल जाता है जो थिंक डिफरेंटली होता है, एक्ट डिफरेंटली होता है, इनका समाज में बहुत सारी वैल्यूज होती है। ऐसे हम सदनसीब है कि हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया सर। और हम ऐसा भी मानते हैं कि अगर आपकी आंखों में सच्चाई देखना और ये सही बात देखने के चश्मे लगे हैं, तो आपको तो ये लोग मिलने ही वाले हैं, नहीं, मुझे क्योंकि मुझे वारसा में मिला है, वो पंडित साहब ने जो यस क्रिएट यस किया था, यस वो यस इस यस यस यस। वार से हम आगे ले जा रहे हैं। हम भी ऐसा प्रे करते हैं कि हमको भी, हमारे जो यूथ यंग जनरेशन, उनको भी ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे एजुकेटर्स मिले, कि जो ये वैल्यूज, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, वो सब बाहर निकाले। देखते हैं कि कोई क्वेश्चन। यस, एनी फ्रेंड वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन टू सर? मेहुल भाई, हमारे यस। साथ बहुत लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो हम उनको भी मौका दे सकते हैं। या डेफिनेटली, यस, कर कीजिए तो प्लीज। हाँ, राजकिशोर जी, श्योर। राजकिशोर जी, यस। हाँ जी। आपका सवाल। हाँ जी सर, सबसे पहले टीएस जोशी साहब का खूब खूब आभार। सही में वो एक ह्यूमन टच वाले आदमी है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। पर सर, मुझे जो ओएसिस में जाके सीखने को मिला है, वो आर्ट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ हार्ट, ये बहुत अच्छी तरह से वो सिखाते हैं। यहाँ तक के बच्चे के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इतना स्ट्रांग है इनका, कि जो हम स्कूल में नहीं बेसिक कर पाते। तो जैसे हूँ छू ज्योतिर्धर, ये प्रोग्राम तो हम टीचर्स और प्रिंसिपल उनके लिए बहुत अच्छा है, पर इनका एक जो सेशंस होता है, वो एक सेशंस मैंने अभी क्वेश्चन में आगे बताया है, वो सेशन अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनको भी किया जाए,
क्योंकि जब तक आप जैसे जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे उनमें जितना ह्यूमन टच होगा ना तो पासवान होगा सर। आपसे मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं हमेशा जब भी आपके सेशंस होते हैं तो मैं देखता हूँ तो जो अपने एजुकेशन ऑफिसर्स है वो ब्यूरोक्रेट्स जैसे अपने नीचे के जो भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हो, जो भी टीचर्स हो, उनसे नहीं पेश आए। आप इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हुए भी बहुत ही ह्यूमन हो। तो ये जो हार्ट ऑफ एजुकेशन का सेशन होता है इनका, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी करवाए। तो राजकिशोर जी वो शुरू हो गया है, ओएसिस की हेल्प से शुरू हो गया है। ऊंचू ज्योतिर्धर प्रोग्राम गुजरात के अभी डीओ और डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर सबको और डाइट प्रिंसिपल को लेके उसका 2-3 बैच हो चुके हैं। कोविड के कारण आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो ही लीडरशिप लेंगे टीचर के ट्रेनिंग में, तो वही प्लान है ही, और ओएसिस की हेल्प से ही हो रहा है। राजकिशोर जी, ध्रुव थैंक यू। भाई, थैंक यू वेरी मच। ध्रुव भाई अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। जोशी सर ना चरणों में वंदन सर। सर सर आपने प्लीज એવું हिंदी બધું- हिंदी बोलिएगा अच्छा ताकि अच्छा हमारे ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर के चरणों में हमारा वंदन सर। सर मुझे ये जानना है कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है काम के कारण, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं सर? थैंक यू सर। अपना आनंद का केंद्र अपनी इनसाइड रखना है। अपने जो लक्ष्य है आज नहीं तो कल वो पूरा होने वाला है। कोई आज ना बोलेंगे तो बाद में कोई और आके हाँ बोलेंगे, तो ऐसा रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में एक बहुत अच्छी सिस्टम है कि यहाँ लोग कायमी नहीं होते हैं। आज जिसने ना बोला है कल कोई नया ऑफिसर आके आपको मोटिवेट करेगा, वाह वो तो करना चाहिए। तो ऐसी चीज सिस्टम में होती है। यदि आज मेरा इस चीज में मेरा गुरु है बाइसेक के डायरेक्टर टीपी सिंह साहब, जो 2 रूम के स्टूडियो थे उनको, वहाँ से वो 52 चैनल्स उसने पूरा डेवलप किया है। वो छोटा सा इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है। वो बताते थे कोई बोले कि बाइसेक को लॉक कर दो आज से, कुछ नहीं करना है, तो मैं हाँ जी सर ऐसे करके निकल जाता था। और बाद में बहुत सारे लोगों के सामने जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है, तो उसने मना किया तो हमने मना स्वीकार लिया। लेकिन बाद में बैठ के आप अकेले जाके मिलो और समझाओ कि कितना इम्पोर्टेंट वो बात थी, कितना इम्पोर्टेंट वो चीज़ थी, तो लोग समझ जाएंगे हाँ वो तो ठीक है तो करो। तो एक साइकोलॉजी रहता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में अपना जो हेड है उनका ईगो को हर्ट मत करना और अपना काम करते जाना है। तो वो गुरु है हमारा, तो हम मानते हैं कि क्या करना चाहिए जब डीमोटिवेट होते हैं या कोई मना कर देते हैं, तो बाद में हमारा जो करना है वो तो हो ही जाता है। बहुत बढ़िया सर। अब संगीता जी आप हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। नमस्ते सर। नमस्ते। यस हेलो। संगीता जी, यस यस, आपका आ रही है? क्वेश्चन रखिए। यस 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 आप। यस, मेरा क्वेश्चन है। पहले मैं सर को ये बोलना चाहूंगी कि मैं सर को मिल चुकी हूँ। सर जब गिजुभाई बदेका की जन्म शताब्दी थी तब पेपर प्रेजेंटेशन था, तब आप थे और मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था कि बालक की पहली जेल शाला होती है, जो गिजुभाई ने बोला है। तब मेरे प्रेजेंटेशन में मैं चाहती कि अभी आप होते तो कितना अच्छा रहता। और तब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि एक नवतर प्रयोग हो रहा है, नवतर शिक्षक का,
तो अभी मैं गवर्नमेंट बॉडी के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं अभी होम स्कूलिंग और ओपन स्कूलिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो कई बार मुझे अड़चन आती है कि मैं ऐसे जो कुछ प्रयोग होते हैं कि वो गवर्नमेंट की बॉडी से होता है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट बॉडी में जो जो शिक्षक है वही प्रयोग करते, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। तो सब लोगों को ऐसा मौका मिले तो मुझे लगता है कि जैसा हम चाहते हैं कि शिक्षण में कुछ बदलाव आए तो जरूर आएगा। तो जैसे कि प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब कोई ऐसा बोलता है ना कि गवर्नमेंट के सिस्टम ऐसे कुछ प्रयत्न नहीं करे, लेकिन मैंने देखा कि प्रज्ञा कंसेप्ट कितना बढ़िया चल रहा था। अभी 3rd 4th में वो बंद हो गया, 1st 2nd में शुरू है। तो वो चीज में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सके, मुझे उसको आगे लेके जाना है। मैडम, एक तो हमारा दीक्षा पोर्टल है, जो शिक्षा पोर्टल, वन नेशन वन पोर्टल, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, उस पर हम बहुत सारे कोर्स 140 कोर्सेज है, उसमें प्रज्ञा भी है। यस। तो आप ऐसे अदर्स डाल के, ये तो हर टीचर को अपना आईडी कोड डाल के उसमें रजिस्टर होता है, लेकिन आप अदर ऐसे लिख दो तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं मैम। थैंक यू सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगीता बेन। जी। अभी हम एक यंग इंसान को, ऋषिक भाई को। हेलो, नमस्ते सर। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आई फील सो मच मोटिवेटेड। सर, जैसे कि हमने जाना कि आप बहुत साल से ट्रेनिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो हम जब भी किसी को ट्रेनिंग देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में भी एक लक्ष्य होता है हमारे ऑडियंस के लिए। और जैसे आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम जान सकते हैं कि बहुत सारे पेड एम्प्लॉयज रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, दोज आर पेड एम्प्लॉयज। तो वहाँ पे आपका भी एक टारगेट रहता है कि उनको एक मुकाम पे ले जाना है, लेकिन कई लोगों का अप्रोच भी ऐसा रहता है कि उनको कुछ नहीं करना है, पैसिव रहना है। तो उस टाइम पे आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी? आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इंटरनल बैलेंस कैसे मेंटेन करना रहा होगा, वो थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो? हर ट्रेनिंग का वही हाल होता है, लेकिन जो एक स्टेप है वो मिस कर जाते हैं। जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं, वही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला स्टेप है, गिजू भाई ने बताया है कि एडल्ट के साथ काम करना है तो सबसे पहले उनका क्षम कुशल पूछो, मतलब उनके साथ कनेक्ट हो। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो बाकी की सब चीज़ें बहुत इजी हो जाती है, लेकिन हम कनेक्ट होने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ से हम कनेक्ट हो जाए, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो जो ट्रेनिंग में आते हैं, कोई भी फील्ड के लोग हैं, तो उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है। मान लो आप खेडूत के साथ, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करते हैं, तो उससे कौन सा आप 2 क्वेश्चन आप उनके पूछो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप इंडस्ट्री के लोग हैं तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कनेक्ट होते हैं। आप गांव के बच्चों के साथ जब काम कर रहे हैं तो उनको क्या पूछेंगे तो आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो कनेक्ट होना सबसे जरूरी है। एक दफ़ा कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपना रास्ता सरल कर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी और सर, एक कौन चीज से ऐसा भी फील्ड में आप पूछना ट्रेनिंग था। कर रहे हैं? हाँ कौन से फील्ड में सर, मैं ट्रेनिंग तो कर रहे हैं? ओएसिस के साथ ही जुड़ा हूँ और जी। काफी बार ऐसा होता है कि यंगस्टर लोगों के साथ काम करना रहता है और प्रोफेशन में भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन आपकी तरह मैं लाइक कोई इंस्टीट्यूट के साथ फुल टाइम काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने दिमाग में ऐसा एक लक्ष्य रखा हुआ है कि इस आदमी को इस मुकाम पे ले जाना है। लेकिन आप जैसे बोले कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, आई अग्री। लेकिन आफ्टर हैविंग कनेक्शन लाइक 4 साल 3 साल से किसी के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका पहली इंटरेक्शन नहीं 5-10 मिनट में ही कनेक्ट हो जाना है, वही सफलता है। यंग लोगों होता है तो पूछो कि क्या क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ था, क्यों हम न्यूजीलैंड के सामने हम जीत नहीं पाए, तो उसमें से इंटरेस्ट निकलेगा। मान लो इससे से नहीं निकलेगा तो कुछ और ढूंढो, कोई नई फिल्म आई है उनमें देखी है तो वहां से शुरू करो, लेकिन कनेक्ट तो होना है सबसे पहले। तब जब कनेक्ट नहीं होगे तब तो ट्रेनिंग नहीं होगी।
मतलब कहीं ना कहीं मुझे Perfect, असफलता perfect. मिल रही है तो ऐसा होगा कि कनेक्ट नहीं हो उनको पा रहा। लगना चाहिए कि मेरे इनसे ज्यादा मेरे पास कुछ है। लोगों का एक दफा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको पूछो, कुछ इंटरेक्ट करो, तो बाद में वो अपने आप जुड़ जाए। थैंक यू थैंक यू, ऋषि। थैंक यू सर। Thank you, जी thank you, जी Rishi. जी जी। Yes, जयदीप भाई Yes, ले सकते हैं question? हेलो हाँ जी, जी, नमस्ते जोशी साहब। नमस्ते। सर मुझे ये जानना है, आपने चारूसेट यूनिवर्सिटी में इनोवेशन फेस्टिवल में आपने मेरे स्टॉल पे विजिट किया था, और इवन दो आपके साथ माननीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री भी थे, फिर भी आपने इतनी सहजता, सरलता से और इतनी शांति से मेरे प्रोजेक्ट को सुना, देखा, और आपने बहुत सारा मतलब पॉजिटिव मुझे अप्रिशिएट किया था। तो मुझे ये कि इतनी सारी आपके पास जवाबदारी और ये सब होते हुए भी आप इतने शांत, सहज और सरल कैसे रह पाते हैं? पता नहीं, आप भी ट्राई कीजिए तो कुछ हो सकता है। जी वही सर, बढ़िया. वही मुझे 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 आज तक दिन सर उस बात को 3 साल हो गए, और मुझे पता है आपने इतनी शांति से मेरा प्रोजेक्ट पूरा मतलब मुझे वो किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वाज वेरी वर्तमान में मतलब मुझे रहना है। मैं जब फेयर में होता हूँ तो फेयर में ही होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ तब ऑफिस में होता हूँ। क्या एक बढ़िया, साथ तो दोनों बहुत चीज बढ़िया. करना नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस मेहुल भाई, आप यू कैन लीड। Yes. इतना अच्छा सेशन जा रहा है, पर उसको बंद करने का या टाइम खत्म होने को आया है वो मानने के लिए दिल नहीं मानता है, पर क्या करेंगे, समय तो जा ही रहा है। तो अ, मैं जोशी सर को यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, इतनी सरल भाषा में, वो बोलते हैं कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा यहाँ तक पहुंच के इतना सारा बोल रहा है, अभी भी आपके अंदर वो इंट्रोवर्टनेस हम देख रहे हैं सर, और वही आपकी ताकत भी है कि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से सुन के सबसे सीख के आपके अंदर वो जमा करते हैं, और वो आपकी पूंजी बन जाती है। सो थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ जुड़े, इतना सारा हमारे साथ शेयर किया, आपकी एक एक स्टोरी जो आपने बात बताई है। काफी सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, काफी यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए इंस्पिरेशनल थी, ना कि सिर्फ शिक्षकों के लिए। तो ये पूरी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और लास्ट में एक चीज मुझे लगती है कि हमारे जो यंग लीडर्स है, यंग ओएसिस के साथ जुड़े बच्चे हैं, उनके लिए उनकी तरफ से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? वो लगे सारे रहो, 15-20 लगे रहो। ओके, अपने ड्रीम्स के ऊपर लगे रहो। जी जी क्या बात है, क्या बात है, जी। वंडरफुल सर। तो यही अपने काम में डूबा रहने का, और अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं निष्ठापूर्वक उसको निभाने का जो आपने सिखाया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो यंगस्टर की ओर से भी, और थैंक यू सो मच। तो तरू बहन कुछ मेरे कहना लिए चाहेंगे? सबसे हार्ड सेशन वही थी। आज तक बहुत किया है वेबिनार, लेकिन सबसे हार्ड आज का था। नहीं, आपने शुरुआत में बताया कि आज आपको कुछ पढ़ना नहीं था, कुछ तैयारी नहीं करनी थी, तो दैट वे इट इज वेरी इजी। मगर आई रियली सो मच अप्रिशिएट जोशी साहब, आपके साथ के ये 2 घंटे जो बीते हैं, बहुत सारा मतलब लर्निंग हुआ है। और मुझे लगता है एक ही वाक्य में अगर मैं कहूँ तो आपको किसी ने पूछा लर्निंग के बारे में, मेहुल भाई ने पूछा, तो आई थिंक द ग्रेटेस्ट लर्निंग दैट यू हैव शेयर्ड टुडे इज टू कंटिन्यूअसली लर्न, to keep learning continuously.
परफेक्ट। तो वो आपने जो इवोल्व होते रहे वो अभी भी दिख रहा है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके पास और बहुत सारी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। Uh, सो मेहुल भाई, यस, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, थोड़ी लालची हो गई हूँ, तो मुझे आप एंड की तरफ ले जाओ ना। उससे पहले एक युवानों की तरफ से जोशी सर को कुछ पूछना है कि अरे पूछ लो श्योर पूछ लो। यस, तो हम आपको एक चेंज मेकर और एक चेंज मेकर का लीडर के तरीके से पूछते हैं या देखते हैं अभी आपको, और बहुत ही आपको 2 घंटे अभी हमने साथ में बिताए, तो लिटरली सुन के ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत सहजता से कह दिया कि मेहनत करो, लगे रहो। पर हम भी अभी यंग है और हम सोचते हैं कि हमको देश के लिए कुछ करना है, तो 10 दिन लगे रहते हैं उस स्पिरिट के साथ, और 10वें दिन फिर वापस बैठना पड़ता है कि सही तो जा रहे हैं, कुछ मोटिवेशन चाहिए, या मोटिवेशन नहीं कहते, इंस्पिरेशन चाहिए, या डाउट्स आते रहते हैं। फेलियर का डर नहीं है, पर बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, और हमको भी कभी कभी बहुत कुछ करना होता है पर डायरेक्शन नहीं मिलती। तो आपने बहुत सहजता से कह दिया मेहनत, और वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लगी आपसे कि इतनी सहजता से इतने साल तक कोई कैसे मेहनत करे जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। पर इसी के साथ हमारा भी सवाल आपसे है कि अगर आप तो एजुकेशन को इतना 38 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपका ग्राउंड एक्सपीरियंस भी है, तो आपको अगर देखना हो कि यूथ कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपकी यूथ के पास क्या एक्सपेक्टेशन है देश को एजुकेशन सेक्टर में कुछ चेंज लाने, रिफॉर्म लाने के लिए, हमारे जैसे यूथ के पास आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा अगर आप यूथ को कहना। तो वही है कि अपना लक्ष्य बनाने के बाद अपना जो काम कर रहे हैं, तो लव योर वर्क। पहले और लोगों कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं हुए। हर चीज़ में सक्सेस मिलती है ऐसा नहीं है। जो जितनी भी निष्फलता मिलती है, फेल्योर होता है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। तो हर चीज़ का रिजल्ट कल ही मिल जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन भी बहुत करना, वो भी ठीक नहीं है। बहुत लंबे अरसे में जाओ और अपना लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए छोटी छोटी बात में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन हर वक्त याद रखना है कि हमें कहाँ जाना है। हमें यहाँ से गांधीनगर में जाना है, तो रास्ते में जो कुत्ता आया वो भौंकेगा, तो कुत्ता के सामने भौंकने बैठ जाएंगे तो हम गांधीनगर नहीं पहुँचेंगे। तो हर जितनी भी स्ट्रीट आएगी, हर स्ट्रीट में कोई ना कोई कुत्ता आ जाएगा, तो आप उसमें उलझ जाएगी। लेकिन हमको कहाँ जाना है अपने आप में तय करना, अपने आप का लक्ष्य रख के उन पर लगे रहना है। इसलिए मैंने बोला लगे रहो। क्या बात कही सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि मोटिवेशन अपने आप में आए, वही सबसे बड़ी चीज है, और लगे रहे। यस, दैट इज द मंत्र आज हमने आपसे सीखा है कि लगे रहो। तो किसी ने बोला है इसलिए मैंने बोला लगे रहो आपने कहीं से आया जी। आपने साबित किया है और आपने प्रूव करके दिखाया है कि वो मंत्र में दम है। सो थैंक यू सो मच सर। सो ओएसिस के परिवार की ओर से मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बाकी सारे लोगों ने भी काफ़ी कुछ चैट में भी लिखा है कि थैंक यू सो मच। सो उनकी तरफ से, सारे लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।